आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी है, हवाएं नए राग गाने लगी है। आओ बदल दे मौसम जमी के, नए कल की कल कल से पल पल सजाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में आए, मन में हमारे ज्ञानोदय हो, जहाँ से भी गुजरे उजाले रचाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए। ऐसा जो अनुमान था कि मैं अभ्यास दर्शन का भी पूरा पठन करवा पाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक जो मेरी मुझे लगता है कि जो मेरी स्वीकृति है, इसको पूरे पढ़ने की हमारे में एक तो जिज्ञासा हो जाए, और दूसरा हम जो तात्विक रूप में कहा गया है वो तात्विकता आ जाए, तार्किकता आ जाए, सो दैट अब हम खुद से भी पढ़ के इसको समझ पाए, ऐसी स्थिति बन जाए। उसी में मैं सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अध्याय 2 में अभ्यास की अनिवार्यता पे कल हमने कुछ स्टार्ट किया था, और उसमें जो वो पहला पैराग्राफ है उस पे कुछ चर्चा की थी, और उसके संदर्भ में मैंने इधर शास्त्राभ्यास को खोला था। शास्त्राभ्यास के बाद विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास पे हमने ज़्यादा बात की थी,
और बहुत बढ़िया एक संयोग बना था जिसमें वो बिटिया आई थी। उस बिटिया के कारण व्यवहार अभ्यास के मुद्दे बहुत सारे खुल गए। बहुत अच्छा रहा, हम इसी पे बातचीत कर रहे हैं और उस बिटिया के कारण जो है वो मुद्दे भी आ गए कि कहीं तो चूक हो रही है। हम भी सुखी करना चाहते हैं, आप भी सुखी करना चाहते हैं, आप भी मेरा शुभ चाहते हैं, मैं भी आपका शुभ चाहता हूं, फिर भी व्यवहार क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर भी व्यवहार क्यों नहीं हो पा रहा है? पत्नी भी मेरा शुभ चाहती है, मैं भी पत्नी का शुभ चाहता हूं, फिर भी पति पत्नी के बीच में व्यवहार क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं जिनसे भी बात करता हूं, जिनसे भी लगता है, वो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको शंका है कि हम उनका शुभ नहीं चाहते। बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे उनको लग गया कि मैं उनका शुभ नहीं चाहता हूं? तो जो भी हो, उनमें यदि विश्वास की कमी है उससे भी हो सकता है। और दूसरा दोनों ही है। एक तो बड़ा जो हमको संतुलन पाना है। जनरली क्या होता है, मेरे मत से आपका मत नहीं मिलता, ठीक है? तो जैसे मैं आपके मत के विपरीत बोल दूं तो आपको लगता है मेरे में आपके प्रति विरोध का भाव है, आपको अन्याय लगने लगता है। फिर से बहुत सूक्ष्म है, आपके मत के विपरीत मैं यदि कुछ बोलता हूं, आपकी स्वीकृति के विपरीत मैं कुछ बोलता हूं, उससे मामला व्यवहार का गड़बड़ाने लगता है, व्यवहार में अविश्वास होने लगता है। ये सामान्य हम घरों में भी सब जगह देखते हैं कि जैसे ही हम आपके जो विचार हैं, आपके जो मत हैं, उसके विपरीत हम बोलते हैं, तो अब आपको लगता है कि मुझ में आपके प्रति विरोध का भाव आ गया है। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी कि नहीं, ये विरोध का भाव नहीं है, ये आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, मात्र इतना है? कैसे होगा? जब हम उसको अपने असहमतियों को जब रखते हैं, उसके बाद जब हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में हम स्नेह यथावत प्रदर्शित करते रहते हैं, तो सामने वाले को ये कम्युनिकेट हो जाता है कि इसको हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो निर्विरोधिता है यथावत बना हुआ है। ये बात पकड़ में आ रही है? फिर से जैसे नागराज जी के उदाहरण से करता हूं। नागराज जी ने किसी को कुछ कहा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको ठीक करो, है ना? थोड़ा ध्वनि भी ज्यादा होकर के बोल सकते हैं। अब सामने वाले को लग सकता है कि नागराज जी में उनके प्रति विरोध का भाव आ गया है, ऐसा लग सकता है। फिर क्या हुआ? ये हुआ, उसके बाद जब व्यवहार आया, उस समय भी व्यवहार चल रहा है, बताइए कैसा है, क्या लेंगे हमारे साथ, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या भोजन करेंगे, आइए। आपके साथ जो आई कांटेक्ट होता है, उसमें उनको दिख जाता है कि इनमें कोई हमारे प्रति विरोध का भाव नहीं है। आई कांटेक्ट, भाव भंगिमा, हर चीज दिखा देता है कि इनमें विरोध का भाव नहीं है। अभी जैसे मैं कुछ बोलता हूं पत्नी को, उसके बाद मेरे ही भाव भंगिमा में ना असहजता आ जाती है, ये दिखता है। मेरे ही भाव भंगिमा में कुछ असहजता आ जाती है, मैं आपकी तरफ जो देखता हूं असहजता से देखता हूं, यदि मेरे अंदर विरोध का भाव है तो। यदि विरोध का भाव नहीं है, असहजता से नहीं, पूर्व जैसे सहज था वैसा ही देखता हूं, वैसा ही भाव भंगिमा बनती है, वो आपको कम्युनिकेट हो जाता है। तो हमारे में यदि निर्विरोधिता का भाव है, हमारे भाव भंगिमा भाषा सबसे वो कम्युनिकेट होता है। विचार को सिर्फ देखने जाएंगे, वहां लगेगा यार इनमें विरोध का भाव आ गया। तो ये व्यवहार अभ्यास की बहुत सूक्ष्म बिंदु है, बहुत सूक्ष्म बिंदु है व्यवहार अभ्यास का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं अभी वर्तमान में कर रहा हूं, मैं वर्तमान में अभी कर रहा हूं। तो जैसे कोई भी चीज जो होता है ना, उसमें एक परिभाषा है संकोच का, मानव अपनी असहमतियों को शिष्टता पूर्वक व्यक्त करना। क्या सुंदर परिभाषा संकोच को। अब हाँ, वही अपनी असहमतियों को शिष्टता पूर्वक व्यक्त करना।
जैसे इन्होंने कुछ कहा, कल कोई बातचीत हुई, किसी चीज के बारे में कहा, मेरी असहमति है, मैंने शिष्टता पूर्वक उसको व्यक्त किया, इससे दिखता है मेरे में विरोध का भाव नहीं है, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता है तो मैं उसको व्यक्त भी करता हूं। मुझे वो ठीक नहीं लगता है, उसको मैं व्यक्त भी करता हूं, लेकिन जिस भाषा से, जिस भाव भंगिमा से, जिस शिष्टता से करता हूं, उससे आपको ये कम्युनिकेट होता है कि इसमें विरोध का भाव नहीं है। और जैसे आपको ये दिखता है इसमें विरोध का भाव नहीं है, मैं अपने असहमतियों को व्यक्त करता हूं, उसके बाद भी तकलीफ नहीं होती, उसके बाद भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जहां शिष्टता छूट गया, जहां शिष्टता छूट गया, जहां विरोध का भाव झलक गया, मामला गड़बड़ा जाता है। थोड़ा सा भी विरोध का भाव झलका, मामला गड़बड़ा गया। जो धर्मपूर्ण विचार है उसका मतलब है निर्विरोधिता। धर्मपूर्ण विचार का मतलब क्या है? विचारों में निर्विरोधिता होना। विचारों में निर्विरोधिता होगा तो ये जो व्यवहार है उसमें न्यायपूर्ण होगा ही, होगा ही। जैसे एक घटना के बारे में बताया था, नागराज जी से कुछ पूछ रहे थे 3-4 लोग, और सडनली बहुत जोर से डांट दिया। अब सामने वाले को तो लगने लगा कि ये तो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो गया, चेहरा उतर गया है, उदासीनता आ गई है, रोने जैसा आ गए हैं। क्यों आ गए? कहीं ना कहीं ये दिख गया ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तभी तो उदास हुए, तभी तो रोना आ रहा है, नहीं तो क्यों हो रहा है। आप इस घटना को देखिए, नागराज जी डांटने से हमारा चेहरा उतर गया है, हम रोने पर आ गए हैं। इसका कारण क्या होगा? हमको वो व्यवहार स्वीकार नहीं हुआ। क्यों हम रोने पर आ गए? क्यों हम उदास हो गए? हमको नागराज जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, इसी कारण तो हुआ होगा। क्या लगता है? हाँ, इसी कारण से हमको लग गया कि इन्होंने अन्याय किया, हम तो जिज्ञासा बस आए और ये हमको डांट दिए। नागराज जी को ये कम्युनिकेट होता है, हम जिधर की ओर ध्यानाकर्षण करना चाह रहे थे ये गलत दिशा में चला गया। बेटा, हमको डांटने का अधिकार दिए हो ना। इनको तुरंत पकड़ में आता है, इन्होंने हमको, हमारे साथ अन्याय नहीं किया है, न्याय ही किया है। ये जैसे ही स्थिर होता है, सारी उदासीनता, सारा रोना खत्म, प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं, और डांटिए बाबा जी। मतलब मूल में भाषा नहीं है, मूल में भाव भंगिमा नहीं है, मूल में निर्विरोधिता है, मूल में न्याय है। यदि हमको दिख गया कि ये हमारे साथ न्याय की अपेक्षा में ही ऐसा प्रस्तुत हुए हैं तो तकलीफ नहीं है। यदि ये दिख जाता है अन्याय की अपेक्षा में किया गया है तो तकलीफ होता है। तो हम बार बार बाहरी विचार, बाहरी भाषा, भाव भंगिमा को बहुत महत्व देते हैं। हम अपनी भाषा, भाव भंगिमा को बहुत महत्व देते हैं, इंटरनली निर्विरोधिता को महत्व नहीं देते। यदि निर्विरोधिता का हमको अभ्यास करना हो, बाहरी कोई भी होता रहे, हम उसको तुरंत संतुलित कर पाते हैं। यदि गलत भी कम्युनिकेट हो गया है, हम में निर्विरोधिता का बना हुआ है, हमको कुछ अलग अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, अपने आप संतुलित होता है। कोई अलग तरीके के अभ्यास की जरूरत नहीं है, कोई नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के अभ्यास की जरूरत नहीं है। क्या लगता है क्या? यदि हम निर्विरोधिता का अभ्यास कर रहे हैं, हमको नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के अभ्यास की जरूरत है क्या? हम निर्विरोध बने हुए हैं, सामने वाले को कुछ गलत यदि हो भी गया है, हम उसको तुरंत संतुलित कर पाते, तुरंत ही संतुलित कर पाते। तो मूल अभ्यास क्या चीज का करे? स्वयं विचार में निर्विरोधिता हो उसका अभ्यास करें, या नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का अभ्यास करें? क्या लगता है आप लोगों के सहमति से? मैं तो देखिए, मेरे में जो बना है अनुमान, जिसको मैं कर रहा हूं, मैं तो विचारों में ही निर्विरोध रहूं, इसी का अभ्यास कर रहा हूं। इससे अपने आप ये जो है वो होता ही है। किसी को वायलेंट लगता भी है, इमीडिएटली जो है मैं दूसरे क्षण उसको बदल लेता हूं। यदि किसी को गलत लग भी जाता है, मैं इमीडिएट बदल लेता हूं। जैसा मैंने उसका अभ्यास के क्रम में हमने हुआ ही, हमारे बीच में हुआ ही ना। जैसे हमारी कोई बात खराब लग गई भैया को, हमने क्या किया? मेरे अंदर निर्विरोधिता बनी हुई है,
बनी हुई है मैं इस तरह, इमीडिएटली उसको बात को बदला, इमीडिएटली बदला। यदि विरोध का भाव आ जाता, अरे ये गलत बोल रहे हैं, इनको नहीं समझ में आया, विरोध का भाव आता, फिर क्या होता, मैं और वायलेंट होता। लेकिन मैं क्या प्रयास कर रहा हूं, निर्विरोध रहने का प्रयास कर रहा हूं, अपने आप परिस्थितियों को संभाल लेता हूं। नहीं है, मैं इंटरनली जो है निर्विरोध हूं आपके साथ, मेरा आपके साथ कोई विरोध का भाव नहीं है। यदि मेरे अंदर है, मैं यदि परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी दिखती हैं, इमीडिएटली उसको संभालने की मेरे में क्षमता आ जाती है। मूल में वैचारिक रूप में धर्मपूर्ण विचार मतलब व्यवस्था का विचार, मतलब निर्विरोधिता का विचार, व्यवस्था का विचार, निर्विरोधिता का विचार, इसी को यहां फिर से लिखा। जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो, जिसको मैं कई बार पढ़ के समझा चुका हूं, पेज नंबर 143 मानव व्यवहार दर्शन में, मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। जो मित्र आशाएं हैं, जो न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशाएं हैं, मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही, मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। इसका अभ्यास पेज नंबर 143 में, इसमें जो पहला लिख रहे हैं कि जो हम धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करते हैं, उसमें जो पहली उपलब्धि होती है, उसमें जो पहली उपलब्धि होती है, वो पहली उपलब्धि दी हुई है, मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। जो मित्र आशाएं, ये मित्र आशा के रूप में दिखता है। मित्र आशा का मतलब है जिसको स्नेह का प्रदर्शन, निर्विरोधिता का प्रदर्शन, न्याय का प्रदर्शन। पेज नंबर 143 में अनुसरण अनुकरण अध्ययन के बाद जो पहला जो अनुभूति दिया हुआ है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन वो ध्यान नहीं जा रहा हो तो इसको फिर से ध्यान दे। इन अभ्यासों का जो फल है उसकी बात यहां लिखी हुई है। इन अभ्यासों का जो फल है उसकी बात लिखी गई। हाँ या ना? कई सारे मुद्दे हैं। बिटिया से ही कल बात हो रही थी, है ना, वो कुछ कर रही है, अपनी बात रख रही है, मुझ में उसके प्रति निर्विरोधिता का भाव है, मुझ में निर्विरोधिता का भाव है। मैं उस मित्र आशा से, उस निर्विरोधिता से, उस स्नेह के भाव से ही व्यक्त होता हूं और वो कम्युनिकेट होता है। क्या लगता है, हम में निर्विरोधिता है तो कम्युनिकेट होगा कि नहीं होगा? मामला जाएगा तर्क वितर्क में, जाएगा ही नहीं। लेकिन निर्विरोधिता नहीं है तो हमको टूल्स लेना पड़ेगा। निर्विरोधिता का भाव नहीं है, हमको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे टूल्स जिसको नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन कहते हैं। यदि निर्विरोधिता का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे किसी टूल्स की जरूरत हमको नहीं है। मेरा तो ऐसा अनुमान बनता है, लोगों ने मुझे भी सजेस्ट किया है और दर्शन में ही बहुत लंबे समय से लगे लोग मुझे ने सजेस्ट किया है, लेकिन मुझे आवश्यक नहीं लगती है। हो सकता है कि कहीं पर मेरा वायलेंट लगता हो लोगों को, लेकिन मैं उसके मूल में मैं निर्विरोध हूं कि नहीं, इसी पर ध्यान केंद्रित करता हूं। यदि निर्विरोध हूं, मैं उस परिस्थिति को ठीक कर पाता हूं, उस जो भी संवाद को ठीक कर पाता हूं। मुझे अलग से किसी और अभ्यास की आवश्यकता नहीं लगती है। ये धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करने में वो फल आ जाता है जो फल की अपेक्षा दूसरे किसी टूल से है। मेरा तो ऐसा अनुमान बना है। इसमें आप लोग अपनी जो भी है अभिव्यक्तियां हैं उसको रख सकते हैं। जी, पहले ये प्रभु भैया, इनसे एक बार इनका सुन लेते हैं। हाँ जी भैया, तो हमारी जो मतलब हमारे संस्कार है या जो भी कुछ है, तो हम लोग क्या प्रस्तुत होना तो चाहते हैं, हाँ अच्छी तरीके से प्रस्तुत हो हमारे फैमिली के साथ, सबके साथ, बेटिया के साथ, बीबी के साथ। लेकिन जब प्रस्तुत होने जाते हैं ना, तो हमारी वो उसका व्यवहार हमारा पहले से बना हुआ है, तो वही आ जाता है। तो हम जो आप बोल रहे हैं ना कि अच्छे से प्रस्तुत होना चाहिए, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, तो निर्विरोधिता नहीं, हमारी तो विरोधिता आ ही जाती है और दिखती भी है। तो पहले भाषा में भी हम कुछ कर पाए, तो इसके लिए लगता है कि कुछ हमारे पास भाषा भी ऐसी हो कि थोड़ा फर्क पड़े उसके अंदर, ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत। वही ये श्रवण पूर्वक
हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए वो स्थिर नहीं हुआ है। इस श्रवण नहीं हुआ है, श्रवण का मतलब इसका पठन नहीं हुआ है। इसके ना होने के कारण मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए वो हमारे में स्थिर नहीं हुआ है। वो स्वभाव का हमारे में स्थिरता नहीं हुआ है, तो वैसे स्वरूप में हमको होना है उसका अभ्यास नहीं हो रहा है। तो जैसे मेरे में ये चित्रित हो गया कि मेरा स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता होना चाहिए, और जितना मैंने उसको चित्रित किया मैं उसके अभ्यास में लगा रहता हूं कि मुझसे धीरता कभी ना छूटे। मैं क्लियरली अपने अभ्यास के क्रम में मैं अपना बता सकता हूं, कुछ भी बाहरी होता है किसी व्यक्ति से या कहीं से सूचना आती है, मुझे पता चलता है कि मुझ में विरोध का भाव आ रहा है, और मुझे पता चलता है कि यदि इसको निर्विरोध मैंने नहीं किया मामला बिगड़ने वाला है। तो मेरा सारा प्रयास उस निर्विरोधता की स्थिति को पाने में होता है, ना कि निर्विरोधता का प्रदर्शन करने में। निर्विरोधता की स्थिति होती है, प्रदर्शन होता ही है। होगा तो प्रदर्शन होगा ही होगा, होता नहीं है प्रदर्शन करने जाएंगे तो फिर हमको टूल्स की जरूरत पड़ेगी। रिया बिटिया भी चाहती थी कि उनके पिताजी उनसे बिल्कुल एकदम मतलब प्रस्तुति की तरह या प्रस्ताव की तरह से आए पेश आए, लेकिन वो नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया हूँ। तभी वो बच्चों को मैं वही चाहता कि मेरे पिताजी तो इसी तरह के हैं, तो वो बना लेते हैं। फिर हम अभी हमको मालूम पड़ा हम बच्चे बनना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन अभी वो उनके पूर्वज है तो वही नहीं कर पाते, बिल्कुल वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसमें जैसे मैं अपनी बताऊं, करना क्या है, हमको इसको पठन करके हमारे जो स्वभाव होना चाहिए वो स्वभाव हमारे में चित्रित होना पड़ेगा कि हमको इस स्वभाव में पहुंचना है। मेरा ये स्वरूप होना चाहिए जीने का, वो इसी से निकल के आएगा। यदि इसको हमने शोध नहीं किया है, हम अपने हिसाब से कुछ मान लेंगे। क्या चीज? हमको इसमें जो हम वायलेंट हो जा रहे हैं, हमको क्या होना है, वायलेंटली की जगह नॉन वायलेंटली अपनी बात रखना है। फिर हमारा क्या टारगेट हो जाएगा, हमको अपनी बात नॉन वायलेंटली कैसे रखें, हमारा टारगेट ये हो जाता है। पैराडाइम डोमिनेशन में चले ही जाते हैं, वो भले हम बोलने में ना हो लेकिन उनको मालूम पड़ ही जाता है वही उनसे। तो मैं खुद भी बार बार ये नॉन वायलेंटली बात रखना जो है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन लक्ष्य नहीं है, निर्विरोधिता लक्ष्य है। ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कोई लक्ष्य हुआ, ये तो उसका फल होगा, ये तो फल होगा। लक्ष्य तो है हमारे में निर्विरोधता का भाव स्थिर हो, उसका जो लिख दिया उसके होने से अपने आप ही होता है। कई लोगों को मैंने बताया ना, यदि वो लक्ष्य को नहीं पहचान पाते हैं, सिर्फ बाहरी को देखते हैं, उनको लगता है नागराज जी भी अन्याय करते हैं। उन लोगों को लगा, कुछ लोगों को आश्चर्य होता है, उनको नागराज जी भी अन्याय करते हैं ऐसा लगता था। वही 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 तो अभी जब बोलते हैं उसको लगता है कि विरोध है, विरोध लगता है, विरोध। वही अब आप हमारी भाषा, भाव, भंगिमा से हमारी आंतरिक स्थिति को मान लेते हैं, मुझ में विरोध का भाव है। ये बात पकड़ में आ रही है? बहुत सूक्ष्म है। हम अपनी मान्यताओं से किसी को देखने जाते हैं तो उसके लिए क्या है, हमको व्यवहार करना पड़ता है, तभी पता चलता है। नागराज जी के साथ मुझे भी कई बार उन्होंने डांटा, जिस क्षण डांटा उस क्षण तो दुखी होते ही है, उस क्षण तो दुखी होते ही हैं। आज पता चलता है, आज पता चलता है कि वो जानबूझ करके दुखी किए, हमारे में क्या हो, हमारे में विश्लेषण हो और गुणात्मक परिवर्तन हो। लेकिन हमने यदि इसको छोड़ दिया, हम उन पर ही शंका करने लगे कि यही अन्याय करते हैं, तो मामला तो बिगड़ गया। हमको यदि उन्हीं पर शंका हो गई कि वो अन्याय कर रहे हैं, तो मामला बिगड़ गया। इसीलिए ये परिवारों में भी मामला बिगड़ता है। हमारी बेटी को भी लग जाए कि पिता हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, अब वो भाव को पहचान ही नहीं पा रहे। अच्छा, उसमें हमको भी इंप्रूव होने की जरूरत है कि जब हम असहमतियों को व्यक्त कर रहे हैं तो उसको व्यक्त करें, लेकिन व्यवहार काल में हमारा स्नेह यथावत रहे। वो हो नहीं, अब वो कैसे व्यक्त करेंगे, होगा तो व्यक्त करेंगे।
यदि हम अपने अंदर ही डिस्टर्ब हो गए हैं तो व्यक्त नहीं होगा। तो फाइनली मैं बात करूं, हम अपने अंदर ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये इसको पठन करना है। बारंबार पठन करते हैं तो हमारे अंदर हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए वो स्थिर हो जाता है कि हमारा स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता होना चाहिए। वो जितना ज्यादा स्थिर होता है हम वैसे होने के लिए उतने ज्यादा प्रयत्नशील हो जाते हैं और उतना हम गहरा व्यवहार अभ्यास करने लगते हैं। तो व्यवहार अभ्यास के मूल में विचार अभ्यास है, व्यवहार अभ्यास के मूल में विचार अभ्यास है, विचार अभ्यास के मूल में शास्त्राभ्यास है। शास्त्राभ्यास नहीं होगा तो हमारे में विचार अभ्यास नहीं होगा, विचार अभ्यास नहीं होगा तो व्यवहार अभ्यास नहीं होगा। तो दिखने के लिए प्रयास नहीं करना है, होने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, यदि ऐसा लगता है कि कहीं अभी होता है ना कि भाई हमारे विचारों में तो रहता है लेकिन लगता है कि बोलने से मामला और बिगड़ जाएगा तो हम उसको बोलते नहीं है, लेकिन मन में तो रहता ही है। किसी एक काल में वो नहीं रुकता, मन में वो कायिक वाचिक रूप में आ ही जाता है। यदि हम में विरोध का भाव आया हुआ है, इरिटेशन हुआ है, इस क्षण में लगता है कि कायिक वाचिक रूप में बोलेंगे मामला बिगड़ जाएगा और ज्यादा फैल जाएगा, हम उसको नहीं समेट पाएंगे, तो रहने दो। लेकिन यदि रूट में आ चुका है मन में उस विरोध का, इस समय नहीं निकला, कहीं और समय किसी और वे में निकलेगा या किसी और घटना के साथ कलेक्ट होकर के निकलेगा। ये जो है ना फल जो होगा किसी और घटना के साथ मिल करके ये भी मिक्स होकर के एक साथ फल देगा। तो वो मतलब विरोध का भाव है तो आप कुछ देर तक उसको रोक के रख सकते हो, हमेशा नहीं रुकेगा। उसका एक ही है, उसका दमन नहीं हो सकता। आप मानसिकता में हो, कायिक वाचिक रूप से व्यक्त नहीं किए, इसका मतलब उसका दमन किए हो। क्या किए हो? दमन किए हो। बोलने का तो मन है लेकिन बोला नहीं, क्यों? क्योंकि लगता है मामला और बिगड़ सकता है। मानसिकता में होने के बाद कायिक वाचिक में नहीं किया, मतलब दमन किया है। दमन का होता ही नहीं है, वो विजय ही होता है। विरोध का दमन नहीं होता, उसका विजय ही होता है। विजय यही है निर्विरोधिता, विजय वही है, निर्विरोधिता ही है। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यास करना है वो निर्विरोधिता का अभ्यास करना है। निर्विरोधिता का अभ्यास कैसे होगा? तो पहले हमको वो निर्विरोध स्थिति क्या है, हम जिस अभी चेतना के स्तर पे हैं, हमारा विकसित चेतना का स्वरूप क्या होगा वो चित्रित होगा। तो उसका स्वभाव निर्विरोधिता, उसका स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता। धीरता का मतलब न्याय में निष्ठा एवं दृढ़ता, न्याय में निष्ठा एवं दृढ़ता में निर्विरोधिता समाहित है। न्याय में निष्ठा और दृढ़ता में निर्विरोधिता समाहित है, जिसको सोम भैया कितनी बार बोलते हैं, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। ये जो व्यवहारिक स्वरूप में बोलते हैं इसका मतलब है वो निर्विरोधिता। निर्विरोधिता का मतलब जो धीरता, ये ठीक है जी। हाँ, दो लोग, एक प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर जी। वैसे तो रौनक भाई ने रख दिया और मेरा इसमें सूक्ष्म ध्यान ये गया था कि निर्विरोध रहने तक कभी भी प्रयास करते हैं व्यवहार में, तो यहाँ तो किसी के साथ 1 घंटा 2 घंटा 8 दिन रहने का है। ज्यादा व्यवहार अभ्यास परिवार में ही होता है और ज्यादा न्याय की अपेक्षा परस्परता में उनको दर्शन नहीं है तो भी उनके साथ ही रहती है। तो प्रश्न वही आता है कि अगर दर्शन की सूचना नहीं है और दर्शन अकेले में कर रहे हैं तो हम निर्विरोध का अभ्यास करते हैं और जब हम शांत रहते हैं तब उनको लगता है कि ये जेल लेता है, मगर उनका उत्तर भी आपने लास्ट में दे दिया कि दमन करने से स्प्रिंग की तरह जब भी मौका आएगा विरोध का भाव घटना के साथ प्रदर्शित होता है। तो वो भी आंसर इसमें मेरा झेलने का था। सूक्ष्मतम वही प्रयास करते हैं, चुप रह के निर्विरोध रहे
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिष्टता बाद में आ जाती है। मगर विरोध के साथ दमन करते हैं तो झेलने सामने वाले को लगता है, पर हम जब हमारा होने का स्वरूप धीरता से, वीरता से, उदारता से स्थिर करने लगते हैं और निर्विरोध का सतत अभ्यास करते हैं, तो ये धीरे 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 क्रम से स्थापित होगा और व्यवहार में धीरे धीरे न्याय प्रदर्शित होने लगता है। मगर एक बढ़िया बात रौनक भाई ने ये बताई कि जिसके पास दर्शन नहीं है वो हमारे साथ व्यवहार करने में, भूतकाल में जो हमारा व्यवहार था वो सुधर सकता है, ऐसा मानते ही नहीं। परिवार में, समाज में ऐसा है कि हमारे में तो गुजराती में कहावत है कि स्वभाव है वो लाकड़े पे जाता है, शमशान पे ही जाता है। यहाँ हम गुणात्मक परिवर्तन की बात कर, हम देख सकते हैं कि हमारे में पहले से थोड़ी थोड़ी 1% 2% परिस्थिति बदल रही है, मगर उनकी मान्यता में तो वही है कि आप पहले थे, आज भी वो, आगे भी वो ही रहेंगे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जी, एक जी। बढ़िया चीज है कि यदि हम में निर्विरोधिता हुआ है और हमारे पुराने प्रारब्धवश, है ना, जो पुराना हमने व्यवहार किया हुआ है उससे अभी भी उनमें हमारे प्रति विरोध का भाव है, ठीक है, हम में निर्विरोधिता बन गया है ना, हम परेशान नहीं होते कि वो हमको क्यों नहीं हमसे निर्विरोध हो पा रहे, धैर्य पूर्वक जीते रहते और हमको स्वयं में विश्वास रहता है कि वो भी निर्विरोध हो जाएंगे। यदि हम में यदि ये हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है हम में भी निर्विरोधिता नहीं हुआ है। वो थोड़ा निर्विरोधिता का प्रयास करते करते एक बार भाड़ में जाए। कहां? भाड़ में जाए मतलब विरोध का भाव आ गया, वही गो टू हेल, मतलब निर्विरोधिता नहीं हुआ है। स्वयं में निर्विरोधिता होता है तो स्वयं में विश्वास रहता ही है ना? मस्त बेटा। स्वयं में निर्विरोधिता होता है तो स्वयं में विश्वास होता ही है। वो हमसे कितना भी नाराज हो, हमने पुरानी कितनी भी गलतियां क्यों ना कर दी हो, स्वयं में विश्वास नहीं डगमगाता। हम उनको निर्विरोध करने का प्रयास नहीं करते हैं, ये स्वयं में विश्वास हो जाता है। हम निर्विरोध हैं तो आज नहीं तो कल उनको विश्वास हो ही जाएगा कि हमें निर्विरोधता का भाव बना हुआ है, वो भी हमसे निर्विरोध हो ही जाएंगे। पुराने प्रारब्ध हैं, उस प्रारब्ध से हम जो होते हैं परेशान नहीं होते। जागृति की ओर एक कदम बढ़ाते ही हमारे समस्त साप ताप पाप ध्वस्त हो जाते हैं, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जो पुराने प्रारब्ध थे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, वो अब हम पर प्रभाव नहीं डालता। जागृति की ओर एक कदम बढ़ाते ही हमारे समस्त साप ताप पाप ध्वस्त हो जाते हैं, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। खत्म नहीं हुआ है इसका मतलब हम में वो निर्विरोधिता स्थिर नहीं हुआ है। हम में निर्विरोधिता स्थिर होगा तो ये जो हमारे पुराने प्रारब्ध है जिसको अभी भी हम भोग रहे हैं, वो भोगना नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। उसको हम स्थिर कर पाते हैं। ये मैं तो देख रहा हूं। मूल मुद्दा है स्वयं में निर्विरोधिता को स्थापित करना। ये स्थापित होता है, इस तरीके के समस्त प्रश्न, इस तरीके के समस्त भयों से मुक्ति हो जाती है। कोई हमारे लिए विरोध का भाव रखा हुआ भी है, वो हमारे सारे भय दूर हो जाते हैं। इसको मैं बताऊं, इसी को मैं अहिंसा का अभ्यास बोलता हूं। इसी को मैं अहिंसा का अभ्यास बोलता हूं कि कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित वेदी से किसी के प्रति भी विरोध का भाव ना आना, ये है अहिंसा। अहिंसा का मूल है निर्विरोधिता। कोई भी भाषा से, किसी भी तरीके से, कोई भी एक चीज के लिए प्रयास नहीं करना, कमेंट करने का या कुछ भी करने का जिससे दूसरे को लग जाए मुझ में उसके प्रति कुछ विरोध का भाव है। अहिंसा बहुत मार्मिक चीज है। इतना नहीं है, वो कायिक वाचिक नहीं है, मानसिक भी है।
और कृत कारित अनुमोदित हर तरीके से है, जिससे मेरी विरोध का भाव बना हुआ है, उसको किसी ने गाली दिया, अपमानित किया, हमको प्रसन्नता होती है ना भाई। ये इसको सोचिए कितना महत्वपूर्ण भाग है कि जिससे मेरे को नहीं बनता है, उसको मुझे नहीं पता, किसी और ने कुछ कर दिया हो उसका अहित, हमको प्रसन्नता होती है। ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। अनुमोदन है ना, अनुमोदन है ना, उसको दुश्मन मान के रखा हुआ है ना, उसका अहित हुआ ना, उसमें हमको प्रसन्नता हुई ना, ये अनुमोदन हुआ ना। ये भी अनुमोदन का मतलब किसी ने उसका नुकसान किया, मेरी उसमें सहमति है कि बढ़िया हुआ। मतलब मूल में यदि विरोध का भाव है, हिंसा है। मैं अब जितना मैं इसको विरोध का भाव है, हिंसा है, उसके लिए बढ़िया सा कर्म दर्शन में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। कहां कहां पर क्या चीजें दी हुई हैं, उसको अपने को पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 अभी देखिएगा। प्रभु जी आप जो बोल रहे थे ये है पेज नंबर 42 का सबसे नीचे। अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से भय मुक्ति, विरोध से भय मुक्ति। अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से भय मुक्ति और स्नेह व उदारता का उदय होता है। अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से भय मुक्ति, जो वो बना हुआ है ना कि वो हमारा विरोध कर रहेंगे अभी भी, वो पुराने प्रारब्ध बस, वो अहिंसा पर अधिकार पाने से उससे भय मुक्ति हो जाती है। कितना सुंदर लिखा हुआ है ना, देखिए इसको अच्छे से, कितना सुंदर लिखा हुआ है। अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से भय मुक्ति और स्नेह व उदारता का उदय होता है। कृत कारित अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी ना करना बराबर अहिंसा। कृत कारित अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी ना करना बराबर अहिंसा। अभी इसको थोड़ा सा मैं और खोलता हूं, जिसको मैं अभ्यास कर रहा हूं, जिसको मैं इसके साथ जो है अभ्यास कर रहा हूं। अब ये जो चीज है ना, उसके ऊपर एक और चीज लिखा हुआ है, उसके ऊपर और एक लिखा हुआ है, सत्यबोध सहित, सत्यबोध सहित सत्य बोलने का, सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास की निवृत्ति, हर्ष तथा उत्साह का उदय होता है। सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास की निवृत्ति, हर्ष तथा उत्साह का उदय होता है। अब इसको जो दोनों के फलन में, जैसे मुझे लगता है आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि मैं सत्य वचन बोलता हूं, और मैं बोलता हूं आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। अब बोल तो दिया, लेकिन बोलने से क्या हुआ, आपको वो ठीक नहीं लगा, ठीक नहीं लगा तो आप में विरोध का भाव आ गया, और जब मुझे पता चला कि आप में विरोध का भाव आ गया है, उससे मैं परेशान हुआ। होता है कि नहीं होता है। इसको एक और जो है, एक और परंपरा में भी जिसको कहते रहे, उसको भी मैं, ये बढ़िया अभ्यास का मुद्दा निकल के आ गया है, इसको एक बार मैं ये जो लिखा हुआ है ना, सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात ना बुढ़ियात सत्यम प्रियम प्रियम चा नानित्रम बुढ़ियात ऐसा धर्म सना, नहीं ये कुछ नहीं है। हाँ, सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात ना बुढ़ियात सत्यम प्रियम प्रियम चा नानित्रम बुढ़ियात ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो,
पर अप्रिय सत्य ना बोलो। फिर से, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। बड़ा मुश्किल है। अब देख, सुनते लेते हैं। सत्य बोलो, इसको हम इस दोनों के साथ, जो यहां अहिंसा और सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अधिकार है, जो वो बोल रहे हैं अभ्यास करने से भय और अविश्वास की निवृत्ति होती है, और जो पुराना परंपरागत है उसमें बोल रहा है सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, पर अप्रिय सत्य ना बोलो। अप्रिय सत्य ना बोलो और प्रिय असत्य भी ना बोलो। हाँ, आपको प्रिय लगता है लेकिन वो असत्य है तो वो भी ना बोलो। अब हम उसी को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम उसको वो नहीं कर रहे हैं। ये एक है जो परंपरा से अभी ये आया हुआ है, और ये दूसरा जो दो चीजें अभी हमने कर्म दर्शन में पढ़ी, सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास की निवृत्ति, हर्ष तथा उत्साह का उदय होता है। अहिंसा पर अधिकार पाल लेने से विरोध से भय मुक्ति और स्नेह व उदारता का उदय होता है। और इधर है सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। अप्रिय सत्य ना बोलो। अब कैसे? मान लेते हैं कि मुझे अपने संबंधी के साथ लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं यदि बोलूंगा तो उनको अप्रिय लगेगा। अपन सब इस स्थिति में आते हैं ना, तो क्या करते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? कभी कभी नहीं। अच्छा, कि बड़े हैं और उनको अप्रिय लगेगा तो वो क्या होगा, उससे कुछ वो बोलेंगे जो मुझे अप्रिय लग जाएगा। तो भय खुद में क्या है, मेरे बोलने से उनको अप्रिय लगेगा, उसके फल में वो जो बोलेंगे वो मुझे अप्रिय लग जाएगा, इसका भय है। इतना ही है ना। हमको पता है कि मैं उनको अप्रिय लगने के लिए कुछ बोल दूंगा, वहां से वापस रिटर्न आने वाला है जो मुझे अप्रिय लगेगा। कुल मिलाकर के खुद का भय है, उनका भय नहीं है, खुद का भय है ना। ये अच्छे से पकड़ में आ रहा है? अच्छे से पकड़ में आ रहा है, क्योंकि वापस रिटर्न में आने वाला है ना। अपने लिए ही तो भय है, अपने लिए तो भय है ना, कि जो हम बोलेंगे उनको अप्रिय लगेगा, वहां से काउंटर होगा, और वो जो काउंटर होगा वो मुझे भी अप्रिय लगेगा, वो मुझे भी अप्रिय लगेगा। इसलिए अच्छा है क्यों नहीं, बोलो ही नहीं। कुल मिला के स्वयं का भय है, उनका भय नहीं है। इसको कितने लोग पकड़ पा रहे हैं? सत्य बोलने का साहस क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां से जो आएगा वो हमको भी अप्रिय लगेगा, वो मुझे भी अप्रिय लगेगा, इसीलिए नहीं है। लेकिन स्वयं में निर्विरोधिता का भाव हो जाए तो तब बोल पाएंगे। स्वयं निर्विरोधिता का मतलब वो जो बोलेंगे वो मुझे अप्रिय लगेगा ही नहीं, वो मुझे अप्रिय लगेगा ही नहीं। निर्विरोधिता है तो अप्रिय लगेगा ही। भ्रमित अवस्था में हम प्रिय अप्रिय के आधार पर न्याय को मानते रहते हैं। भ्रमित अवस्था में हम प्रिय अप्रिय के आधार पर न्याय को मानते हैं। प्रिय अप्रिय का मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वही बोल, है ना। तुम कहो दिन तो हम दिन को रात दिन कहेंगे, तुम बोलो रात तो हम रात को रात बोल, दिन को रात बोलेंगे। तुम बोलो दिन को दिन बोलने तो मैं दिन को दिन बोलूंगा, तुम बोलोगे दिन को रात बोलने तो हम दिन को रात बोलेंगे। सब का जो है गाना बना के रखे हुए हैं। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, अब इसका इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन हमको दिख रहा है। दिन तुम बोल रहे हो रात, तो मैं बोलूंगा नहीं रात ही है। ये प्यार को प्रदर्शित करने का कितना अद्भुत तरीका है कि मैं एकदम तुम्हारे अनुसार चलने को तैयार हूं, एकदम तुम्हारे अनुसार चलने को तैयार हूं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, प्रेमिका बन जाओ। तो क्या उसके लिए है?
तुम दिन को दिन बोलोगे तो दिन को दिन बोलेगे, तुम दिन को बोलोगी रात तो मैं दिन को बोलूंगा रात। मतलब मैं तुम्हारे अनुसार चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, है ना। उसके मूल में वो कुछ ही दिन तक रहने वाला है, दिन को दिन और रात को दिन को रात। कब तक? वो जो बोलते हैं ना, कामुकता प्रचंड रूप से सम्मोहनात्मक आवेश है, वो सम्मोहनात्मक आवेश टूटा, अब ये दिन का दिन ही बोलेंगे, रात को रात ही बोलेंगे, अब नहीं बोलूंगा मैं। वो सम्मोहनात्मक आवेश है तब तक बोलूंगा, सम्मोहनात्मक आवेश गया, गो टू हेल। तो फिर से ठीक है, ये ठीक लग रहा है सम्मोहनात्मक आवेश। अब हमारे लिए बात आती है व्यवहार अभ्यास में क्या किया जाए। व्यवहार अभ्यास में क्या किया जाए? अभी हम अपने सगे जैसे मैं कर रहा हूं, मैं अपने घर का ही बताता हूं, माता पिता के साथ मैं अपनी बताता हूं। अभी आए थे 3-4 महीना पहले, बारंबार कुछ रिपीटेड मुझे लगता है वो गलत कर रहे हैं, और परिवार के बाकी सदस्य मोहवश क्या कर रहे हैं, उनके जो भी चीज है उसको सत्य मान ले। अभी देखिए, सुनते देखो कैसे होता है, देखो क्या होता है। अभी इसको बताते हैं मैकेनिज्म, कि जैसे आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, ठीक है, और आप भी इनको जानते हैं, मैं भी जानता हूं आपने मेरे साथ गलत किया, तो मैं जा करके एकदम दुखी होकर के रो करके इनको अपनी बात बताऊंगा। मैं जैसे ही दुखी होऊंगा, रोऊंगा, इनकी सांत्वना मेरी तरफ आ जाएगी। अब मैं सही हो गया, आप गलत हो गए। ये बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे हम? रो करके दुखी हो करके, हमको प्रताड़ित किया गया, हमको इतना सारा कुछ किया जा रहा है, हम इनके सामने अभिव्यक्त होंगे और इनकी सांत्वना हमारे को मिल जाएगी। अब सही गलत का निर्णय कैसे हुआ? जो प्रताड़ित हुआ वो सही है, प्रताड़ित किया गया है, इसको प्रताड़ित किया गया है, इस आधार पर हमने तीसरे वाले को कन्विंस कर लिया कि उसने गलत किया है इसके साथ, उसने गलत किया है इसके साथ। वो देखिए, ये लोगों को पता होता है, हीनता कहते हैं इसको। हीनता का मतलब हमको कैसे इनको अपने कंट्रोल में करना है, यह हमको पता है। अभी पूरा पॉलिटिक्स करते हैं ना, पूरा एक आते हैं ना, पूरा पॉलिटिक्स, हाँ, इस पर आते हैं किसी भी चीज में ना, किसी चीज का, कि ये जो है देश का अपमान है, देश का अपमान है, देश का अपमान है ना। हम पीड़ित होकर के, देखो इन्होंने देश का अपमान किया, हमको इसकी पीड़ा है, उनको माफी मांगनी चाहिए। हम अपनी पीड़ा को जा करके, कोई पीड़ा वरा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन हम उनमें जो है, वो जो उनमें जो किसी चीज को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, उसको टाके हम टारगेट करते रहते हैं, हम टारगेट करते रहते हैं, और उससे हम उनका कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं। क्यों जीत लेते हैं? मुझे पता है वो भी भ्रमित मानव है, उसको न्याय वह पकड़ में नहीं आता है, वो भी प्रिय अप्रिय के हिसाब से चल रहा है। उसको जो प्रिय है उसको हिट करके हम अपने खेमे में ले लेते हैं। चल, है ना, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, असत्य लगने वाला, अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलो। तो उसमें मैं अब जो बारंबार नागराज जी का देखता हूं, सोचो व्यवहार को, उस व्यवहार को मैं पहचानने की कोशिश करता हूं। मैंने देखा कि वो पहले मानव के साथ उस निर्विरोधिता को स्थापित करते हैं, उस संबंध को स्थापित करते हैं, और वहां देखते रहते हैं इतना हम प्रहार डालेंगे तो क्या वो उसको सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। और वो प्रहार कर रहे हैं उसके गुणात्मक परिवर्तन के लिए, वो प्रहार कर रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन के लिए। वो प्रहार भी तब कर रहे हैं जब उनको दिख रहा है कि इसमें मेरे साथ वो कुछ कनेक्शन बन चुका है। इतना प्रहार बनने के बाद वो नहीं डगमगाएगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसको वो कर रहे हैं मार्गदर्शन, वो भ्रमित मानव है, वो अपने प्रिय को ही न्याय मानता है, वो अपने प्रिय को ही न्याय मानता है, लेकिन लगता है
कि यदि उसकी जागृति में सहायक होना है तो वो जो गलतियां कर रहा है उसका भी ध्यानाकर्षण कराना आवश्यक है। जो गलतियां कर रहा है उसका भी ध्यानाकर्षण कराना आवश्यक है, क्योंकि वो खुद से गलतियों की तरफ ध्यान दे दिया होता तो कोई मुश्किल ही नहीं था। नहीं गया तो हम ध्यान दिलाने गए, जैसे ही ध्यान दिलाने जाएंगे उसको अप्रिय लगेगा। उसको क्या लगेगा? अप्रिय। महसूस कर पा रहे हैं? गलतियों पे खुद ध्यान नहीं जा रहा है ना। अब हम करते रहते हैं कि कब गलतियों पे ध्यान दिलाया जाए, कब गलतियों पे ध्यान। जैसे ही गलतियों पे ध्यान दिलाते हैं अप्रिय लग जाता है मामला हमारे से बिगड़ने लगता है। तो मामला क्यों बिगड़ा? कि स्वयं में निर्विरोधता स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए मामला बिगड़ता हुआ दिखता है। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो रूट में मामला फिर से वहां नहीं है, उसको अप्रिय लग गया और इससे स्थितियां बदल गई और उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। उसका रूट वो नहीं है, उसका रूट मैं हूं। मुझ में स्वयं में निर्विरोधता का भाव नहीं है, इसलिए मुझे ये भय बना। बात पकड़ में आई? परिवार में जो ये परिस्थितियां बनी है, मेरे परिवार में कोई नाराज हो गए हैं, सब कुछ है, इससे मुझे भय है। इसका मूल है कि मुझ में निर्विरोधता अभी स्थिर नहीं हुआ है, यही मेरे भय का कारण है। इसलिए लिखा, अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से भय मुक्ति व स्नेह व उदारता का उदय होता है। हम स्नेह पूर्वक, उदारता पूर्वक हम जो अपनी बात है उसको शिष्टता पूर्वक कह भी पाते हैं। यही तो अभ्यास की बात है। और दूसरी बात, जब हम दूसरों की गलतियों की तरफ ध्यानाकर्षण करा रहे हैं, दूसरे को दिखता है ये तो खुद ही गलत करता है, तो स्वयं गलती करते हुए हम दूसरों की तरफ गलतियों का ध्यानाकर्षण नहीं करा सकते। स्वयं सही करते हुए ही दूसरों की तरफ गलतियों का ध्यानाकर्षण करा सकते हैं, यह भी मध्य समझ। इसलिए कहा सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास। सत्य बोध है ही नहीं, मुझे जो प्रिय लगता है, जो मुझे सही लगता है, मैं उसको बोलता हूं। तो सबका सही अलग अलग, सबका सही अलग अलग हो गया, तो मैं तो बहुत स्पष्टवादी हूं। अब इसका भी अभिमान, मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। अरे क्या स्पष्टवादी हो आप? अपने किसी जो भी विचार है उसको सही मान करके बोलते हो तो इसको कहते हो स्पष्टवादी है। सत्य बोध के बिना यदि हम अपने को स्पष्टवादी मान रहे हैं, इसका भी अभिमान हो जाता है। और बैंड बजती है, एक भी आदमी के साथ आपका जीना नहीं बनता है। यही इसका प्रमाण है कि ये सत्यबोध नहीं है। स्पष्टवादी होने का अभिमान हो गया है, स्पष्टवादी होने का अभिमान हो गया है। किसी के साथ आपका स्नेह बन ही नहीं रहा है। अभी देखें ये जो पूरा पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, भ्रष्टाचार मिटाओ सारा आंदोलन किए ना, मामला कहां पहुंचा? स्पष्टवादी होना चाहते हैं, क्या हुआ मामला? सत्यबोध सहित, सत्यबोध के बिना हम स्पष्टवादी होने गए, निर्विरोध हुए बिना विरोध करने गए, निर्विरोध हुए बिना विरोध करने गए। यदि निर्विरोध होते, विरोध करने जाते ही नहीं, विरोध करने जाते ही नहीं। हम विरोध करने जा रहे हैं और उसमें काफी लोगों को हमको अपने में वो क्या करना है, ग्रिप में लेना है। बहुत सारा कुछ किया और बाद में जाके लगा अरे जिन लोगों का विरोध कर रहे हैं ये खुद भी तो वैसे ही है, ऐसा लोगों को दिख गया, मामला बिगड़ गया। तो इसमें फिर से जो वो सत्यम बदम प्रियम बदम, वो जो है सत्य बोलो बट प्रिय बोलो, है ना। अप्रिय सत्य ना बोलो और असत्य प्रिय भी ना बोलो। वो लोगों को समझ में आता है कि चापलूसी कर रहा है। कई बार मैं जो देखता हूं, मैं जो यहां पर देखता हूं, जिनके पास अच्छा पद है, अच्छा पैसा है, उनके साथ व्यवहार करने जाता हूं, उनको पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला उनको जो भी सम्मान कर रहा है वो उनका कर रहा है या उनका पद पैसे का कर रहा है। उनको अब स्वयं में विश्वास नहीं, उसको शंका ही होते रहेगा, ये मेरे साथ न्याय कर रहा है, ये न्याय नहीं कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है। क्या चीज का? ये मेरे धन और पैसे के कर। अब यही तो बात है, पसंद भी आता है, शंका भी रहता है।
पसंद भी आता है। ये सब जो है ना, ये सब जो है वो चापलूस बैठे हुए हैं। अच्छा भी लगता है कि भाई हमारे को, जय राजा को चापलूस पसंद भी आता है, लेकिन ये भी पता रहता है ये सिर्फ पद के कारण चापलूसी कर रहे हैं, मेरे कारण नहीं कर रहे हैं। देखिए बड़ा अंतर्विरोध की स्थिति है वहां, अंतर्विरोध की स्थिति है। क्या अंतर्विरोध की स्थिति है कि वो हमारा बड़ाई करे, अच्छा भी लगता है, लेकिन अंदर पता चलता है अरे यार ये तो चापलूसी करता है। दोनों गड़बड़ी है। बड़ाई करता है तो अच्छा भी लगता है, बड़ाई करता है अच्छा भी लगता है, और ये भी दिखता है कि ये मेरे सामने बड़ाई करता है, पीठ पीछे तो मेरे को गाली ही देता है। ये भी लगता है मेरे सामने मीठी मीठी बात करता है, पीठ पीछे गाली ही देता है। क्यों है? क्योंकि उसको अपने व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं है। उसको अपने व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं है कि सम्मान जो है उसके व्यक्तित्व का हो रहा है, ना कि उसके पद का, धन का सम्मान हो रहा है। ऐसा भय क्यों होगा? क्योंकि यदि उसको अपने व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं है, उसको लगेगा ही कि ये मेरा पद का सम्मान है, ये मेरे पैसे का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। इसलिए जितने पद पर लोग हैं ना, सभी को जो है ना विश्वास होता ही नहीं है, नहीं होता विश्वास। भैया मैं एक बार पहले फिर से अपन रख देते हैं, फिर आपका है, इनका है, और भी जिन लोगों का है, तो पहले विटलानी सर का है, फिर आपका है, फिर इनका, ऐसा क्रम में कर ले। न्याय तो यही लगता है, ऐसा कर लेंगे। तो इसमें फिर से हम व्यवहार अभ्यास की बात जो किए, उस व्यवहार अभ्यास के मूल में विचार अभ्यास है। व्यवहार अभ्यास के मूल में विचार अभ्यास है। इसको मैं फिर से अभी तक जितनी बात मैं दोहराया हूं, उसको मैं मानव व्यवहार दर्शन से को रिलेट कर देता हूं। उसको मैं मानव व्यवहार दर्शन से को रिलेट कर देता हूं। पेज नंबर 88 का एंड वाला और 89 का फर्स्ट वाला, वो इससे जुड़ता है। मानव में परस्पर पूरकता व उपयोगिता व्यवहार की एक सूत्रता है। मानव में परस्पर पूरकता, आपके लिए मैं कैसे पूरक हो जाऊं, आप मेरे लिए कैसे पूरक हो जाए, यही व्यवहार की एक सूत्रता है। एक सूत्रता से सफलता की ओर, अन्यथा असफलता की ओर गति है। सहअस्तित्व में विरोध नहीं, एक सूत्रता है। सहअस्तित्व में विरोध नहीं, एक सूत्रता है। अतः सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। व्यवहार का लक्ष्य क्या हुआ? सहअस्तित्व। इसलिए एक जगह यह भी आया है, व्यवहार अभ्यास से सहअस्तित्व साक्षात्कार होता है। क्या आया है? कहां पे आया है? व्यवहार अभ्यास से सहअस्तित्व साक्षात्कार होता है, यह भी आया है। ये सहअस्तित्व में विरोध नहीं है, एक सूत्रता है। अतः सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। अतः सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। और एक जगह आया हुआ है जो व्यवहार अभ्यास से सहअस्तित्व साक्षात्कार होता है। तो सारे व्यवहार अभ्यास का लक्ष्य क्या है? सहअस्तित्व का साक्षात्कार होना। सहअस्तित्व का मतलब है निर्विरोधिता। सहअस्तित्व का मतलब है निर्विरोधिता। तो ये सारे अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं? ये जो अभ्यास क्यों कर रहे हैं? तो ये जो हम जो व्यवहार का अभ्यास कर रहे हैं, उसके मूल में ये धर्मपूर्ण विचार है, और उसके मूल में ये सहअस्तित्व का अनुभव ये है। सहअस्तित्व का साक्षात्कार, सहअस्तित्व की प्रतीति, सहअस्तित्व का अनुभव। ये व्यवहार अभ्यास का यदि ये लक्ष्य बनेगा, इस लक्ष्य के साथ ही व्यवहार अभ्यास होगा, इस लक्ष्य के बिना व्यवहार अभ्यास होगा ही नहीं। फिर से मैं बता दूं, इस दर्शन में यदि व्यवहार अभ्यास होना है तो इस लक्ष्य के साथ ही व्यवहार अभ्यास होगा, वरना हम कुछ अपने तरफ से कुछ और ही व्यवहार अभ्यास करते रहेंगे। क्या चीज के साथ? सहअस्तित्व में अनुभव होने, इस लक्ष्य के रेफरेंस में हम व्यवहार अभ्यास कर रहे हैं। तो जो भी व्यवहार अभ्यास कर रहे हैं उसके मूल में हमारा लक्ष्य क्या है? सहअस्तित्व में हमें को अनुभव होना। तो सहअस्तित्व में साक्षात्कार होना, सहअस्तित्व का प्रतीति होना, सहअस्तित्व का अनुभव होना। इस लक्ष्य के साथ हम यदि व्यवहार का अभ्यास करेंगे तभी इस व्यवहार अभ्यास सफल है, अन्यथा असफल है।
यदि ये लक्ष्य नहीं है, इस लक्ष्य के बिना हम कुछ व्यवहार अभ्यास अपनी तरफ से कहे हैं तो मैनेजमेंट है। फिर क्या है? वो मैनेजमेंट है, वो टूल्स है, जिसके अनेकों टूल दिए हुए हैं एनबीसी और ऐसे अनेक जो दिए हुए, वो सब के सब टूल है। वो लक्ष्य विहीन जो है वो टूल है, वो अपनी तरफ से कुछ और ही लक्ष्य माना हुआ है, अपनी तरफ से कुछ और ही लक्ष्य मान करके हम इसका अभ्यास करने लगेंगे। यदि लक्ष्य निश्चित नहीं है तो हम ऐसे भटक सकते हैं। लक्ष्य क्या निश्चित होगा? सहअस्तित्व में अनुभव होना है, सहअस्तित्व का अनुभव करना है, सहअस्तित्व का अनुभव होने से सहअस्तित्व का बोध होना है, सहअस्तित्व का साक्षात्कार होना है, और सहअस्तित्व का साक्षात्कार होने के लिए हम व्यवहार अभ्यास कर रहे हैं। तो व्यवहार अभ्यास कर रहे हैं उस लक्ष्य के लिए। इसीलिए कहा सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। इस लक्ष्य के बिना हम व्यवहार अभ्यास करने जाएंगे तो हम ये चाहेंगे कैसे मैनेज करना हमको आ जाए, कैसे मैनेज करना आ जाए लोगों के साथ, हम कैसे जो भी होता है अंदर बाहर करके एक मैनेजमेंट। इसलिए एनवीसी ये सभी जो चीजें हैं कंपनियों में काफी फल फूल रही हैं, काफी सारी कंपनियों में फल फूल रही हैं। और मुझे तब आश्चर्य हुआ जब किसी ने एनवीसी के देखा, मैंने जब उसके जो प्रणेता हैं उनका देखा जिंदगी, वो एनबीसी जब वो थ्योरी उन्होंने दिया उसके बाद उनकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, उनसे डाइवोर्स हुआ, फिर जो है उसके बाद दूसरी शादी हुई, फिर से डाइवोर्स हुआ, और तीसरी शादी 70 साल की आयु में हुई, और उसके बाद 7-8 साल में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे को समझ में आ गया एनबीसी का पर्पस सहअस्तित्व साक्षात्कार नहीं है। मैंने जितना शोध किया, सहअस्तित्व का पर्पस सहअस्तित्व साक्षात्कार नहीं है। यदि होता तो जो मूल प्रणेता है इसके, वो जो रख रहे हैं उसकी जिंदगी में उसका प्रमाण दिखता, उसका लक्ष्य दिखता। उनमें प्रमाण नहीं दिखता, लक्ष्य नहीं दिखता। मेरे को वो समझ में आ गया कि ये जो चीज है वो सिर्फ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है। और मुझे जब मतलब मैं तो जस्ट देखिए मेरी जिज्ञासा ही नहीं बनी उधर की, ये तो लोगों ने भेजा तो बस उसको जो होते हैं ना कि कौतूहलवश मैंने गूगल पे सर्च मारा, मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इससे भिन्न कोई और अभ्यास की आवश्यकता की जरूरत है। मुझे दिख रहा है पढ़ करके कि मुझे सहअस्तित्व का जो है वो साक्षात्कार करना है, उसी के लिए मैं व्यवहार अभ्यास कर रहा हूँ, उसी के लिए धर्मपूर्ण विचार का मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें मुझे सफलता मिलती हुई दिख रही है, मुझे किसी दूसरे और टेक्निक को अपनाने की जरूरत ही नहीं लगती। क्या लगता है आप लोग को, कैसा अनुमान लगता है, कोई जरूरत है क्या? इस लक्ष्य के साथ जो हमको अभ्यास दिया गया है, क्या ये अभ्यास से हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? तो लक्ष्य निश्चित होगा तो अभ्यास होगा, लक्ष्य विहीन कोई अभ्यास होता ही नहीं है। मेरे को यही समझ में नहीं आता है लक्ष्य विहीन अभ्यास क्या होगा। हम जो है हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उसका कोई पर्पस ही नहीं है। हम बिजनेस खड़ा कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। अरे क्या चीज के लिए, क्या चीज के लिए बिजनेस कर रहे हैं? फिर लक्ष्य कुछ होगा उसके लिए ना बिजनेस करेंगे। लक्ष्य विहीन क्या हम अभ्यास करेंगे? ठीक है, तो एक तो मतलब 3 लोगों का है, उसमें अंकल का है, पहले इन सुन ले जी। मेरा प्रश्न नहीं है, केवल आपकी प्रस्तुति के समर्थन में 2 चीज कहना चाहता हूँ। घर्षण रहित व्यवहार को गलतफहमी में भावपूर्ण व्यवहार अथवा स्नेहपूर्ण व्यवहार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कम्युनिकेट हुआ, एक बार फिर से अच्छे से इसको ना बता दीजिए। घर्षण रहित व्यवहार को हम मान लेते हैं कि ये भावपूर्ण व्यवहार है अथवा कोई स्नेहपूर्ण व्यवहार है। बहुत बढ़िया, बहुत ही तो अच्छा। जैसे एक रेलवे में एक बोगी में 72 लोग ट्रैवल करते हैं, उनके बीच में कोई घर्षण हुए बिना वो अहमदाबाद से बम्बई पहुंच जाते, पर ना तो कोई संबंध है, ना कोई स्नेह है, ना कोई भाव है। तो मुझे लगता है कि घरेलू यात्राओं में भी यही हो रहा है। वाह। दूसरा, मेरे आपने जो उदाहरण दिया, ऐसा एक वर्ल्ड फेमस किताब है, उसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो पुरुष जो है वो मार्स से आए हैं और स्त्री सभी वीनस से आई है। वो किताब इतनी ब्यूटीफुल मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जो वर्णन है वो इतना डिट्टो बैठता है। जैसे पुरुष को नंबर याद नहीं रहते और स्त्रियों को नक्शा समझ में नहीं आता। अब इन लोगों ने क्या करा है, एक जनरलाइजेशन लिया, और जनरलाइजेशन बहुत अपीलिंग लगता है।
उसका नाम है जॉन ग्रे। तो एक किताब से ऐसा हो गया कि ये जॉन ग्रे का तो मैरिज ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि ये इतना एनालिसिस कर चुका है। उसका भी डाइवोर्स हो गया, वो भी किताब छपने के बाद डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स हुआ, बताइए। तो जो भी हमारे जैसे ऐसी चीजें को पढ़ने वाले थे, पहले पहले लगा कि ये टूल बहुत पावरफुल है। हाँ, तो मुझे लगता है कि पूरी समरी में कहूँ तो नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन भी एक सुपरफिशियल लुब्रिकेशन है। बिल्कुल। तो अपने अंदर अंतर विरोध बना रहे और बाहर से लगे कि अच्छा अच्छा तुम अच्छे मैं अच्छा, चल गया, पर उसमें कोई जीने का खुशी तृप्ति ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। बस, धन्यवाद। एक तो मुझे लगता है कि उसमें उनके क्यों हुए, जिन्होंने जिस परिस्थितियों को देखा, जिन भ्रमित लोगों का अध्ययन किया, उसका कुछ एक समाधान ढूंढा उन्होंने। जागृत मानव का अध्ययन ही नहीं हुआ उनका। झंझट क्या था, यदि उनको जागृत मानव मिल गए होते तो दिख जाता कि यार वो जो समाधान ढूंढ रहे हैं उससे बड़ा समाधान ये है। अभी जो भी अध्ययन हुआ वो भ्रमित मानवों का हुआ, और उस भ्रमित मानव के अर्थ में इससे क्या समाधान हो सकता है। तो उनका जो समाधान है, ये जो हो रहा है उसको थोड़ा सा बेहतर करने का, तो ठीक है। हाँ, मुझे उसमें जो साफ दिखा, जैसे एक उदाहरण से कहूँ तो पुरुष यूजुअली पुराने समय में शिकार करने जाते थे और बच्चों की वजह से महिलाएं घर में रहती थी। तो महिलाओं का बच्चों का लालन पालन, गृह व्यवस्था, ये मुख्य जिम्मेदारी। एक जनरलाइजेशन पूरे पृथ्वी पर बसे परिवारों को देखे, और पुरुषों को बाहर जाना, तो उसका बाहर का एक्सपोजर, स्त्री को सीमित घर का एक्सपोजर। बिल्कुल। तो दोनों के बीच में जो बातचीत का विषय है वो तो कॉमन है नहीं। है ही नहीं। तो पुरुष किचन में टांग अड़ाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट होना है, और महिला अगर पुरुष के काम में टांग अड़ाएगी तो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो वो ये एनालॉजी ले रहे हैं कि अभी भी पुरुष बाहर है और स्त्री केव में है, गुफा में है। तो वो पढ़ने में बहुत खूबसूरत लगता है और दिखता भी है। तो मेरा ये कहना था कि मान्यता वर्ष और जो भी आचरण चल रहे हैं उसके एनालिसिस वो किताब है, वो परफेक्ट बैठती है। ये बढ़िया। हम जो मानवीयता की अपेक्षा में बात कर रहे हैं वो वहां दिखता नहीं, क्योंकि वहां कोई गोल के लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं। एकदम बढ़िया। अब इसका देखिए, संपूर्णता के अर्थ में मूल्यांकन करें। अभी देखें जिनको दर्शन उपलब्ध नहीं हुआ है ना, और ऐसी समस्याओं से ग्रसित है, उनके लिए उससे बेहतर तो वो है, इतना भी हो जाए। जिनके पास ये नहीं पहुंचा है, जिनको जागृत मानव के स्वभाव का पता ही नहीं चल रहा है, सहअस्तित्व का पता ही नहीं चल रहा है, धीरता वीरता उदारता का पता ही नहीं चल रहा है, उनके लिए जिस समस्याओं में वो ग्रसित हैं उससे तो बेहतर स्थिति का वो दे रहे हैं सॉल्यूशन। इसलिए इतना पॉपुलर भी हुआ, इसलिए इतना पॉपुलर भी हुआ तो उसकी भी सार्थकता को पहचाना जाए। लेकिन जब हमारे पास, अब हमारी बारी आती है, जब हमारे पास उससे भी बेहतर समाधान उपलब्ध हो चुका है, हमको मानवीय स्वभाव, धीरता वीरता उदारता पता चल चुका है, सहअस्तित्व पता चल चुका है, हमको आवश्यकता नहीं। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है, तो वो उपयोगी है। कब? जब ऐसी परिस्थिति है जहां पर बिल्कुल भी जीना नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, वैसी परिस्थिति के लिए वहां वो उपयोगी है। लेकिन हमारे पास उससे कोई बेहतर चीज उपलब्ध हो गया है, जो मानवीय चरित्र, मानवीय आचरण, मानवीय स्वभाव जो उपलब्ध हो गया है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या ये ठीक लगता है? तो जब हमको ये उपलब्ध हो गया है, हम क्यों उधर की ओर जाए? मेरे को यही आश्चर्य लगता है, ये उपलब्ध होने के बाद एनवीसी को क्यों लोग ढूंढ रहे हैं। मेरे को इतना ही चकित होता है मामला कि इसमें उपलब्ध होने के बाद हम एनवीसी क्यों ढूंढेंगे। भाई जिनको नहीं है वो एनवीसी ढूंढेंगे, उनके लिए तो उपलब्धि है और करना भी चाहिए। शायद मैं इस दर्शन में नहीं होता और मुझे एनवीसी मिला होता तो मैं उसका अभ्यास किया होता और मुझे अच्छा लगता, मेरे में गुणात्मक परिवर्तन होता। अभी की वर्तमान स्थिति में मैं जितना अपने को कर पा रहा हूं उससे बेहतर कर पाता। लेकिन जब ये मिल गया उसके बाद उधर क्यों जा रहे हैं? उसका एक कारण ये जो मुझे लगता है, इसका शोध प्रॉपर नहीं हुआ। इसका जो प्रॉपर शोध होना है वो नहीं हुआ है, इसलिए उधर जाना बनता है। तो यही हमारा सहयोग बनता है इसके प्रॉपर शोध करने में
उनका सहयोग करें, और मैं इसी भाव से आप लोगों का भी सहयोग करने के लिए आया हूं। इसमें मेरा किसी एनवीसी या किसी और चीज के लिए किन्हीं के प्रति विरोध नहीं है। मेरा किन्हीं के प्रति विरोध का भाव नहीं है, फिर से मैं कह दूं, क्योंकि इन सब चीजों को जैसे ही हम लाते हैं ये लगता है मुझ में विरोध का भाव है। जैसे ही हम इन सब चीजों को लाते हैं हमको लगता है हम उनको छोटा दिखा रहे हैं, उनको कम आकलित कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। विनम्र निवेदन है, मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जब हम दर्शन के अध्ययन अभ्यास में आ रहे हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको मैं आपको ध्यानाकर्षण करा दूं और इसके रेफरेंस में उसकी समीक्षा कर दूं। एकमात्र इतना ही है कि दर्शन में अध्ययन अभ्यास का, क्योंकि मेरे अभ्यास दर्शन कराने आया हूं तो मैं 10 दर्शन का, मैं अभ्यास कराने का जो भी है वो मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास के लिए आया हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि यहां पर क्या अध्ययन अभ्यास बोला जा रहा है उसको स्थापित करूं, और इसके रेफरेंस में जो और अध्ययन अभ्यास विधि हैं उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको भी आपको समीक्षित कर दूं। बाकी फिर निर्णय आप लें, आपको इसका अभ्यास करना है इसका करें, आपको उसका अभ्यास करना है उसका करें। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को कोई उससे तकलीफ नहीं है, कोई उसमें आग्रह नहीं है। ये बात ठीक से कम्युनिकेट आ गई। आप जो अभ्यास को करना चाहें, जैसे विपश्यना की भी बात हुई, आपकी इच्छा आप करना चाहें, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। मध्यस्थ दर्शन में किस अभ्यास की बात कही जा रही है, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक जो मुझे लगता है उसको रखने की कोशिश करता हूं, है ना। और उसमें जो दूसरे अभ्यास विधियों हैं उसकी तुलनात्मक हम समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी उसके साथ साथ सत्यम वदम प्रियम वदम, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलो। अब इसमें किन्हीं को यदि है विपश्यना के प्रति गहरा अटैचमेंट है, एनवीसी के प्रति गहरा अटैचमेंट है, उनको लगेगा कि मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूं, लगेगा ना। फिर से क्यों लगेगा, क्योंकि आपका गहरा आसक्ति है उसमें और मैं उसका असहमति व्यक्त कर रहा हूं या खंडन कर रहा हूं, उससे आपको तकलीफ होगी। आपको लगेगा कि मुझ में आपके प्रति विरोध का भाव है, जिसको मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मुझ में कोई विरोध का भाव नहीं है। पूरा संसार कर रहा है, हमको क्या तकलीफ। पूरा संसार कर रहा है, हमको कोई तकलीफ है क्या। उसमें से आप एक कर लोगे, हमको तकलीफ होगा क्या, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, हमारा दायित्व क्या बनता है, जो हम जिसको अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं उसको हम पुष्टि करें। हम मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास के लिए यहां जुड़े हैं, तो इसमें ये क्या है, इस पे हम सब मिल करके सामूहिक शोध कर रहे हैं। इसके रेफरेंस में हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसको छोटा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में जो कहा कि उसकी 3-3 शादियां हुई, ऐसे लगता है कि हमने उसकी उपेक्षा कर दी, उसका मजाक उड़ा दिया। इसको थोड़ा सा बेटा स्थापित करने दो, क्योंकि चीजें हम पूरी नहीं रखते हैं तो कुछ का कुछ कम्युनिकेट हो जाता है। हम उसकी उपेक्षा करने के लिए नहीं कह रहे, उस आदमी को हम छोटा बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी रजन वर्ग हैं वो बहुत छोटे आदमी है, ऐसा बताने के लिए नहीं कर रहे हैं समीक्षा। हम प्रमाण की अपेक्षा में हमने समीक्षा किया कि प्रमाण विहीन जो भी है वास्तविकता को मानव जाति नहीं स्वीकारेगा। तो हमने, हमारे में न्याय की अपेक्षा है, उस न्याय की अपेक्षा में जो हमने विश्लेषित किया कि ये 3-3 शादियां हैं, इसका मतलब न्याय नहीं पकड़ में आया, इसका मतलब एनवीसी कुछ और चीज है। यही ना हुआ भाई। न्याय की अपेक्षा में हम किसी थ्योरी को हम देख रहे हैं ना, तो हम ढूंढ रहे हैं न्याय की अपेक्षा में, न्याय के अभ्यास में वो हमारे लिए क्या सहयोगी हो सकता है। तो सहयोगी हो सकता है तो पहले हम प्रमाण को देखने जाते हैं। नागराज जी ने भी कहा ना, जिस समय हमको ये लगा कि हमको ये ज्ञान हुआ है, ये अनुभव हुआ है, हमारे में पहले उद्गार हुआ कि पहले हमको प्रमाणित होकर के दिखाना है। ये तो आपने सबने सुना होगा, सबने सुना कि पहले प्रमाणित होना है, उसके बाद संसार को ले जाना है। क्यों नहीं गए पहले संसार को ले जाने, क्योंकि प्रमाण विहीन बातों पर मानव जाति का भरोसा नहीं बनेगा। प्रमाण विहीन बातों पर मानव जाति का भरोसा नहीं बनेगा। तो उन्होंने पहले प्रमाण को स्थापित किया, उस प्रमाण के साथ जो है वो मानव जाति के पास इसको ले गए। बिना प्रमाणित हुए यदि इसको ले जाते, क्या वो सफल होता, नहीं होता।
तो मानव जो भी स्वीकारता है प्रामाणिकता के साथ स्वीकारता है। अब इसको फिर से एक और परिभाषा है जिसको मैं वो पढ़ देता हूं। मानव व्यवहार दर्शन, पेज नंबर 197, 157। मानव के आहार विहार व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी से ही उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे होता है? आहार विहार व्यवहार व व्यवस्था में भागीदारी। व्यक्तित्व का क्या मतलब है? स्वयं में निहित प्रतिभा प्रसारण के क्रम में सहायक आहार विहार व्यवहार की व्यक्तित्व संज्ञा है। स्वयं में निहित, जैसे मुझे बाबा जी को अनुभव हुआ, वो जो प्रतिभा हुआ उस प्रतिभा को दूसरों में प्रसारित करने के क्रम में उनका जो व्यक्तित्व है, वो जो आहार विहार व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी है, वही उनका व्यक्तित्व है, वही उनका व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व के साथ ही प्रतिभा का प्रसारण होता है। व्यक्तित्व विहीन रूप में प्रतिभा का प्रसारण नहीं होता। यदि आपने मेरे व्यक्तित्व को ही नकार दिया, मैं कितना भी अच्छा बोलूं आप नहीं सुनेंगे। आप मुझे देखते हैं कि मैं कुछ गलत हरकत करता हूं, आपने देख लिया, मान लेते हैं आज कुछ गलत हरकत करता हूं, मैं कुछ गलत घटिया काम करता हूं, क्या आपका उसके बाद मेरा सुनने का मन करेगा? मैं बोल वही रहा हूं जैसा बोल रहा हूं, अभी सुनने का मन करता है ना? क्यों करता है? मेरे व्यक्तित्व के प्रति स्वीकृति है। यदि मेरे व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आपको अस्वीकार हो जाए, अब आप मेरे प्रतिभा को सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाहेंगे। प्रमाण का मतलब वही है। अनुभव क्या हो गया? प्रतिभा, प्रमाण व्यक्तित्व। प्रमाण व्यक्तित्व। तो नागराज जी को हुआ कि जब इस प्रतिभा का प्रसारण करना है, हमारा व्यक्तित्व उस अनुरूप, वो बोलेंगे स्वधन स्वनारी दयापुन का व्यवहार, और खुद देखेंगे कि भाई हम बिना स्वधन के जीते, दूसरों से मांग के जीते हैं। सफल होगा मामला? सफल होगा मामला? नहीं होगा ना। मैं आपको स्वधन स्वनारी दयापुन कार्य व्यवहार का आपको अध्ययन कराऊं, खुद पर धन पर नारी पर पीड़ा करूं, स्वीकार होगा आपको? आप नकार देंगे। कितना भी अच्छा मैं क्यों ना बोलूं, नकार देंगे। अभी भी दर्शन में भी हुआ है ऐसा। दर्शन में भी लोगों ने नकारा है। जैसे ही आरोप लग गया, अब आप कितना भी बढ़िया बोलो लोग आपको नहीं सुनेंगे। कितना भी बढ़िया बोलो आपको लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लग गया। अभी मैं इस पे बहुत जो ध्यान रखता हूं, जो ये बोल रहे हैं ना आहार विहार व्यवहार, अब मेरे को क्या, जिसका मैं अभी ध्यान रखा हुआ हूं कि मैं जैसे ही किसी चीज की इस मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में किसी और अभ्यासों की समीक्षा करता हूं, उसमें लोगों को लगता है मुझ में विरोध का भाव है, तो मेरे व्यवहार पे क्वेश्चन मार्क लगता है। मेरे व्यवहार पे क्वेश्चन मार्क लगता है तो जो मैं व्यक्त करना चाहता हूं उसमें लोगों की अस्वीकृतियां होने लगती है। तो अब मैं उसको बहुत शिष्टता से, बहुत ध्यानपूर्वक, कि भाई व्यक्त भी हो, लेकिन उससे हमारे अंदर मेरे व्यवहार में इरिटेशन है, घृणा है, उपेक्षा है, विरोध है, ये भी कम्युनिकेट ना हो। क्योंकि यदि आपको वो दिख गया कि मेरे अंदर विरोध का भाव है, घृणा का भाव है, अब आप मुझे नहीं सुनेंगे। बहुत ये इसलिए मैं इसका अभी अभ्यास कर रहा हूं। फिर से मैं इसका ध्यान पूर्वक अभ्यास कर रहा हूं। ये व्यवहार अभ्यास मैं कर रहा हूं। बोलते समय भी मेरे विचार में वो अभी चल रहा है पूरे समय। उसके साथ मैं जो अभिव्यक्त हो रहा हूं, जो बोल रहा हूं, वो पूरे समय मेरे ध्यान में है, पूरे समय मेरे ध्यान में बना रहता है। कोई भी मुझे कुछ भी पूछते हैं, मेरे समय पूरे समय वो ध्यान में बना रहता है कि मैं उस जगह पर निर्विरोध हूं या नहीं हूं, निर्विरोध हूं या नहीं हूं, मैं कहीं बाइश तो नहीं हो गया हूं। ये मैं हमेशा उसको जांचते रहता हूं, निर्विरोध हूं, और साथ ही साथ यदि इसको करना है उसके अनुरूप मेरा व्यक्तित्व में भी वैसा दिखना पड़ेगा। कैसे ही हम कुछ विरोधात्मक बात बोलते हैं तो संसार तुरंत उसको विरोध जैसा लेने लगता है। जैसे ही हम कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो लोगों को अप्रिय लगती हैं, उससे मेरे बारे में लोगों को धारणा बन जाती है कि मुझ में विरोध का भाव है। ये मैं देख रहा हूं,
ये मैं देख रहा हूं। और खासकर यदि हम ऐसे प्रत्यक्ष करते हैं उसमें संभावना कम लगती है। जैसे फेसबुक मतलब व्हाट्सएप या दूसरे चैनल पर वहां हम लिखते हैं, वहां संभावना और ज्यादा दिखती है कि मुझ में विरोध का भाव है, मुझ में विरोध का भाव है, इसकी और ज्यादा संभावना वहां दिखती है। तो धीरे धीरे मैं जो निर्विरोध रहते हूं, एक तो ये अभ्यास, निर्विरोध के साथ साथ समाधान कैसे निकले, सही दिशा कैसे निकले, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूं। क्या बातचीत हुई, हर मुद्दे पे बातचीत हुई, यूएचवी को लेके बातचीत हुई, सारा कुछ हुई। हमारा ये दायित्व बनता है कि मुझ में उसके प्रति विरोध का भाव नहीं है, लेकिन मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में उसकी समीक्षा भी आवश्यक लगती है। तो बड़ा संतुलन के साथ मैं आज के दिन अपनी भाषा, भाव, भंगिमा हर एक में सटीकता के साथ उसको ध्यान रखता हूं और मूल में पहले निर्विरोध रहने का अभ्यास करता हूं। मूल में निर्विरोध, यदि विरोध का भाव हुआ तो मामला वहीं गया, बाकी फिर तो आप मेरा भाषा, भाव, भंगिमा ये सब तो छोड़ ही दीजिए। यदि मुझ में निरोध का भाव है तो मामला तो वहीं गया, फिर बाहरी प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। फिर बाहरी हम निर्विरोधता का कितना भी प्रदर्शन करते रहे वो कोई काम का नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको मैं खुद कर रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं यहाँ कि सहअस्तित्व में विरोध नहीं, एक सूत्रता है, अतः सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। यही है मेरे लिए मूल लक्ष्य और इसी लक्ष्य के लिए मैं व्यवहार अभ्यास, विचार अभ्यास कर रहा हूं। इस लक्ष्य के लिए व्यवहार अभ्यास, विचार अभ्यास कर रहा हूं। बाबा जी ने अनुभव दर्शन में अंतर्यामी में बोध मात्र से पूरे संसार को एक परिवार के रूप में स्वीकारता है, फलता अनंता पूर्वक व्यक्त करता है। उसमें बाबा जी किन्हीं को ऐसा बोल रहे थे, ऐसी कोई गलती नहीं है जिसको हम क्षमा नहीं कर सकता। ऐसी कोई गलती नहीं है संसार में जिसको हम क्षमा नहीं कर सकता। क्या मतलब है, क्या चीज है? आप सोच रहे हैं ये दया कृपा करुणा की विशालता। ऐसी कोई गलती आप कर नहीं सकते हो जिसको हम क्षमा नहीं कर सकता। क्या अद्भुत चीज है। ये निर्विरोधिता का प्रकाष्ठा है कि नहीं? निर्विरोधिता का प्रकाष्ठा है। ऐसी कोई गलती नहीं है जिसको हम क्षमा नहीं कर सकता हूं। और क्षमा की परिभाषा पढ़े होंगे, क्षमा की परिभाषा या मानव व्यवहार दर्शन में क्षमा की परिभाषा आई है ना? कोई ढूंढ के बताएंगे? क्षमा की परिभाषा बहुत ही सुंदर परिभाषा है। जागृति के सहायता के समय उसके ह्रास पक्ष से अप्रभावित रहना, यही है क्षमा। इसमें देखिए कहीं पर होगा, देखिए कहीं पर लिखा हुआ, हाँ, और है दूसरा, हाँ, अप्रभावित रहना। तो जब हम किसी की जागृति में सहायता कर रहे हैं उसके ह्रास पक्ष से हम अप्रभावित हैं। मेरे को नागराज जी के पास जब मैं रहता था हमेशा भय बना रहता था, उनको मेरी गलतियां ना दिखे, उनको मेरी गलतियां ना दिखे, मेरी गंदगियां ना दिखे, मैं उसको छुपाने की कोशिश करता था। क्या अभी 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 भी हम लोग आपस में करते हैं ना? भय रहता है ना, हमारी गंदगियां दिख जाएगी तो ये आदमी हमसे दूरी बना लेगा, दिखता है ना? यह है ना भ्रमित मानव को दूसरों से भय है कि हमें कमियां दिख जाएंगी तो वह आदमी हमसे दूरी बना लेगा। हमारी कमियां यदि आपको दिख गई तो आप हमसे संबंध तोड़ लेंगे। ये भय जो भ्रमित मानव से है, ये भय मुझे जागृत मानव से भी था। विश्वास ही नहीं हो रहा था। आज के दिन लगता है क्या मैं अविश्वास करता था। उनके लिए कोई ऐसी गलती है नहीं जिसको वो क्षमा नहीं कर सकते। उनका तो एक ही है, सामने वाले को देखते हैं जागृति क्रम में कहां है, इसकी हम क्या सहायता कर सकते। मैं जितने साल रहा उनके पास, कोई भी आदमी आए संसार का, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया आदमी, वो आते हैं उसमें यही एक चीज देखते हैं कि जागृति क्रम में ये कहां है और हम इसके जागृति में क्या सहायता कर सकते हैं, यही दृष्टि है। उसकी निगेटिविटी को देखते ही नहीं है। एक बार कुछ तो पूछ रहे थे,
कि आपको निगेटिविटी नहीं दिखती? बोले नहीं, हम देखने ही नहीं जाता, हम देखने ही नहीं जाता, हम देखने ही नहीं जाता। क्या बात है। और हम हमेशा निगेटिव ही देखने जाते हैं, हम हमेशा निगेटिव ही देखने जाते हैं। उसमें 100 अच्छाइयां हो लेकिन एक भी गलतियां दिख गई, उसको हम इतना हाईलाइट कर लेते हैं। 100 अच्छाइयां धूमिल, एक बुराइयां इतनी बड़ी, 100 अच्छाइयां इतनी छोटी। हमारा क्या है? एक छेद हुआ, उस छेद को बारंबार छेद 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 करते करते बड़ा सा होल, और उसको नकार दिया। अच्छाइयां दिखती ही नहीं है। इसलिए कहा गया पर गुण गणना अभ्यास से 100 दुर्गुणों का नाश होता है। ये ठीक है? बढ़िया। पर गुण गणना अभ्यास से 100 दुर्गुणों का नाश होता है। तो हम अपने जिनको भी हैं उनके सद्गुणों को जो है बारंबार देखना, स्मरण करने से हमारे जो दुर्गुण हैं उसका नाश होता है। तो एक एक करके, पहले सर आपका जो उस समय था, फिर आपका, और फिर एक इधर से था ना जी, की बात करते हैं। पहले एक ले लेते हैं, फिर ब्रेक का भी समय हो जाएगा, उसके बाद चर्चा करेंगे। अभ्यास पकड़ में आ रहा है ना? व्यवहार अभ्यास, विचार अभ्यास कितना सूक्ष्म है ना? इसको पकड़ने की जरूरत है। कुल मिलाकर के सहअस्तित्व का अनुभव, यही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के अर्थ में अभ्यास होगा। उस लक्ष्य को छोड़ा कोई अभ्यास नहीं होगा। जी जी भैया, तो पहले बात तो एक ही बतानी थी, लेकिन अभी टाइम हो गया तो 2-3 जमा हो गई साथ में, तो साथ में ही पूछ लेता हूँ। नहीं बिल्कुल, और अपने पास भरपूर टाइम है, कोई चिंता नहीं है जी। तो पहले जो भैया आपने जो बताया ना, तो सेम एक्सपीरियंस मेरा शेयरिंग में करूँगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे सब फैकल्टीज मुझे पूछते थे कि सर हमें ऐसा कौन सा नकारात्मक है, आप कुछ बताओ तो हम कुछ सुधार करें। क्योंकि मेरे टेन्योर के दौरान 34 इयर्स में किसी को मैंने मेमो नहीं दिया है, जो यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिस में मेमो देते हैं। कुछ भी गलती होती है तो मेमो देते हैं। कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी को प्रति क्रोध नहीं किया। तो आप कुछ नकारात्मक हमारा कुछ दे दे 1-2, तो हम आप कुछ सुधार कर सके। तो मैंने बोला मेरे को नकारात्मक देखने की आदत ही नहीं है, तो मैं नहीं देखता हूँ नकारात्मक। जो भी आप में पॉजिटिव चीज़ है, जो आप कर सकते हो वही मैं काम आपको देता हूँ, और जो आप कर सकते हो तो आप कर ही लेते हो। तो ये हुआ। लेकिन अभी ये पूरा दिन ये हमारा ये चलता है ना, पूरा अभ्यास आप इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हो। सुबह हमारा गोष्ठी भी चलता है 5:30 से 7, उसमें जोड़ता हूँ, फिर 7:30 से 8:30 ज्ञानोदय में जोड़ता हूँ, फिर पूरा दिन ये रहता है। तो कल पूरा स्वप्न में भी यही चला, बहुत पूरा बढ़िया। स्वप्न में ही चला। बढ़िया। और आज सुबह ही भाव बिगड़ गया है अचानक से। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मेरा भाव यूजुअली नहीं बिगड़ता, आज बहुत बिगड़ गया। तो यहाँ आकर फिर मैं मेडिटेशन में बैठ गया आंख बंद करके। अब इसलिए बिगड़ा कि 8:30 का जो हमारा, उसमें भैया ने बात की कि भाई ये मिस्टर एक्स का एक शिविर है, आप लोग आना। मैं ये शिविर का लिंक है, बार बार ये ग्रुप में भेजने का कोशिश किया, लेकिन वो प्रबोधक की किसी को विरोध है तो वो लिंक नहीं आ रहा है ग्रुप में। तो मेरे मन में काफ़ी उनके प्रति वो थोड़ा विरोध का भाव आ गया कि ऐसा कैसे है। सभी लोग ए नागराज जी को ही पढ़ रहे हैं, हम लोग, मेरे जैसे तो नया विद्यार्थी, मैं तो इसके लिए नया विद्यार्थी हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा अनुभव है 34 इयर्स का, इसमें मैं नया हूँ। अभी तो ये सब बुक मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और यहाँ हम व्यवहार की भी बात कर रहे हैं। तो ये एक्स प्रबोधक भी ए नागराज जी को पढ़ा रहे हैं, वाई प्रबोधक भी ए नागराज जी को पढ़ा रहे हैं। तो एक्स प्रबोधक का जो ग्रुप का लिंक है, उसमें वाई प्रबोधक का लिंक हम शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा निर्विरोधता का भाव आ गया, थोड़ा हलबली मच गई मन में। तो यहाँ आकर के शांति से बैठा, भी मेरा मन में क्यों ऐसा हलबली मच रहा है? मुझे तो ये पढ़ना है, मैं ये पढ़ूंगा, और नहीं समझ पड़ती है तो एक्स को भी पूछूंगा और वाई को भी पूछूंगा। फिर वो मेरा विरोधिता भाव है, खत्म हो गया। तो क्या ये मेरा अभ्यास सही है, और या इसमें कुछ गलती है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। ये एक तो अच्छा आपका ध्यान गया बाहरी किसी भी चीज से, कुल मिलाकर के हमारे अंदर जो आंदोलन हुआ है वो मूल रूट है। देखेंगे रूट कहाँ, जो आपने कहा जो मेरे अंदर जो खलबली मची, उसका मूल कारण है कि मुझ में जो अस्वीकारिता थी,
जो विरोध का भाव बना, ये ठीक नहीं है। यही हमारे दुख का कारण बना, यही हमारे दुख का कारण बना। उसमें हम कैसे निर्विरोध रह पाए, अभी आप कुछ हद उससे निर्विरोध हुए हैं तो आपको शांति मिली है। जैसे ही हमें निर्विरोधता आया, हमको शांति मिल गई। तो कुल मिलाकर के फिर से घटनाएं कुछ भी घटती रहें, उसके मूल में हमको जो अभ्यास करना है वो निर्विरोधिता का करना है, और इस चीज को स्वीकार करना है, इस चीज को ये स्वीकार करना है। सभी इसी अभ्यास के क्रम में हैं। इसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ है किसी और व्यक्ति में। सहअस्तित्व में जो अनुभव होना है उसका प्रमाण नहीं दिखता। ये तो आपका ये है, अपेक्षा है कि जो इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें वो प्रमाण चाहिए। आप प्रमाण सहित स्वीकारना चाह रहे हैं और प्रमाण सहित स्वीकारना चाह रहे हैं, और ये हमारी अक्षमता है, हम उसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। मेरे को भी इसका बहुत पीड़ा होता है। जब मैं इसको व्यक्त करने जा रहा हूँ तो व्यक्त करने के क्रम में लोगों की अपेक्षा है कि हम उसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें, उसमें हम कम दिख जाते हैं। तो जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं नहीं पहुंच पा रहा है, जो हम विश्वास दिलाना चाह रहे हैं विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसीलिए मेरे को तो लगता है कि जो मैं बोला ना, जल्दी से जल्दी कैसे प्रमाणित हो जाओ। प्रमाणित हुए बिना इसको मैं लंबा नहीं ले जा पाऊंगा। जो भी है, मैं खुद भी प्रामाणिकता के साथ ही किसी चीज को स्वीकारा। प्रमाण विहीन चीजों को मैं खुद स्वीकारने को तैयार नहीं हूं, तो जो मेरी स्थिति है वही सामने वाले के साथ होगी। वो भी प्रमाण सहित इसको स्वीकारने को तैयार है। ये हम सब की पीड़ा है, या आप की पीड़ा है, सर की पीड़ा है। ये सहअस्तित्ववादी दर्शन है, इसका प्रमाण वो चाहते हैं, है ना। और इसका प्रमाण किसमें चाहते हैं? जो लोग इसमें बहुत दिनों से लगे हुए हैं उसमें इसका प्रमाण चाहते हैं। आप सहअस्तित्व की बात करते हो, मैं दिन रात सहअस्तित्व की बात करता हूं, आप प्रमाण रूप में सहअस्तित्व में तो नहीं दिखते। तो थोड़ा सा आप सभी लोगों से पर्सनली मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, ईमानदारी पूर्वक मैं प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरी अक्षमता है, इस दर्शन की अक्षमता नहीं है। ये मेरी अक्षमता है, इस दर्शन की अक्षमता नहीं है। मेरी कमी से ये दर्शन में कमी नहीं हो जाती, लेकिन मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूं कि मैं इसके अनुरूप होकर इसका प्रमाण प्रस्तुत करूं। इसके लिए तीव्र वेग से मेरे में इच्छा हो रही है, लेकिन वर्तमान में नहीं। तो मैं इतना ही उसमें कर सकता हूं, मैं कम हूं, दर्शन कम नहीं है। इसीलिए बारंबार मैं इसके प्रति आप लोगों का आस्था बनाने का कोशिश कर रहा हूं। आप इससे जुड़े, मेरे को देख करके आप यदि जुड़ेंगे, हिलना डुलना होता रहेगा। मैं अपनी बात भी बोलूं, मैं इसी को देख के जुड़ा हुआ हूं, और मेरे लिए एक बड़ी बात है, इसका प्रमाण नागराज जी थे। इसलिए अभी कोई दूसरा प्रमाण नहीं भी दिखता है, मैं हिलता डुलता नहीं हूं। क्यों नहीं हिलता डुलता हूं? नागराज जी को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, और इस दर्शन पर मेरे को कोई जो है वो अविश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास है, इसलिए टिका हुआ हूं। कोई दूसरा व्यक्ति यदि कुछ करता भी है, मैं उसको जागृति क्रम में ही मान रहा हूं। मुझे और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्वीकृति नहीं है कि उनको सहअस्तित्व का अनुभव हो गया है। क्या तकलीफ नहीं हुआ है? प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, हर आदमी प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा उदार बनना पड़ेगा। लोगों की कमी के कारण ये कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये ठीक है? ठीक है। भैया एक स्थितिवत्ता शब्द आता है बार बार, तो परिभाषा में नहीं मिला, तो स्थितिवत्ता और स्थिति सत्य दोनों सेम है या कुछ? क्योंकि एक जो सेकंड अध्याय है ना, उसमें बोल्ड में लिखा है अभ्यास दर्शन में। हाँ, पेज नंबर बताइएगा तो। पेज नंबर 3 ही है भैया। जी जी। जड़ चैतन्यात्मक स्थितिवत्ता में जो व्यवस्था है वही नियति क्रम है। तो स्थितिवत्ता बार बार अलग अलग जगह पे आता रहता है, तो एक्चुअली क्या है स्थितिवत्ता? जो स्थिति में वरत रहा है वही स्थितिवत्ता है। जो स्थिति में वरत रहा है मतलब है, यही स्थितिवत्ता है। स्थिति सत्य और वो दोनों सेम हो गए। वैसा ही। ये ठीक है, ये ठीक है। हम सभी लोगों को देखिए, अभी तो इसको ही स्वीकार करना पड़ेगा, नागराज जी को ही स्वीकार करना पड़ेगा।
और ये देखना पड़ेगा बाकी लोग जागृति क्रम में हैं, त्रुटियां भावी हैं। जाके लोग जागृति क्रम में त्रुटियां भावी हैं। मैं सहस्तित्व को इतनी बार बोल रहा हूं, सहस्तित्व का इतनी बार स्मरण कर रहा हूं, लेकिन क्या हर क्षण हर समय सहस्तित्व को प्रमाणित कर रहा हूं? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो मैं खुद भी हूं अपेक्षा रखा हुआ कि जल्द से जल्द यहां हो जाए। जब जिस समय नहीं होता हूं उस क्षण आपको भी प्रमाण नहीं दिखेगा, क्या तकलीफ इसमें? ये ठीक है? तो हमारे लिए यही बनता है, कोई भी विरोध नहीं, किसी भी चीज के प्रति विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जिस जगह पर हैं इसमें मेरे स्वयं की उन्नति के लिए क्या उपाय दिखता है, और हमारे वातावरण में, फिर से मैं बोलता हूं, एक जो चीज है वातावरण, पूर्व संस्कार और वर्तमान में जो अध्ययन कर रहे हैं, इस तीनों के फलन में क्या बनता है? नया संस्कार बनता है। हमारे पूर्व संस्कार, जो वातावरण है अभी हमको उपलब्ध, और तीसरा उसमें जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इस तीनों के फलन में हमारा नया संस्कार बनता है। तो अभी ये है कि वातावरण भी नहीं है, तो हमको अभ्यास करना है, अध्ययन भी करना है और वातावरण का भी निर्माण करना है, जो सभी लोग कर ही रहे हैं। विश्वनगर में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह कर ही रहे हैं वातावरण का निर्माण। तो जो वातावरण का निर्माण करें वो किस अनुरूप हो? इस मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास के अनुरूप हो, इसी वातावरण निर्माण के लिए कर रहे हैं। यदि इससे विपरीत कुछ अध्ययन अभ्यास है, वो हम उस वातावरण में अभ्यास नहीं करना चाह रहे। यदि हम उस वातावरण में अभ्यास करना चाहें तो हम विपश्यना जैसे कोई सेंटर में जा सकते हैं, है या नहीं है भाई? यदि हमको उस वातावरण में अभ्यास करना है तो हम वहां जा सकते हैं, या विपश्यना जैसी सेंटर बना सकते हैं, क्या तकलीफ है? लेकिन हम अध्ययन अभ्यास क्या चीज का कर रहे हैं? मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, तो हमको इसी के अनुरूप जो होगा वातावरण का निर्माण करना होगा। क्या अनुरूप? जहां पर इसी का पठन हो रहा है, इसी के अनुरूप अभ्यास हो रहा है। और सर्वसम्मति से यदि कुछ एनवीसी जैसी आ रही है तभी उस अभ्यास को हम इंक्लूड करें। यदि सर्वसम्मति से नहीं आ रही है तो उसको अलग रखना पड़ेगा। यदि हो क्या गया है, उसको लाने के क्रम में सर्वसम्मति नहीं हो पाई, घर्षण स्टार्ट हो गया। ऐसी चीजों को हम लाने का प्रयास क्यों करें जिससे वातावरण में प्रतिकूलता बन जाए? ऐसी चीजों को करने से वातावरण प्रतिकूल हो रहा है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, वातावरण जो है ये इसी के अनुरूप होता है, इसमें से कुछ निकल के आता है, उसी को बनाया जाए। उसके अनुरूप नहीं निकलता है, कुछ और है, उसको इस वातावरण में नहीं मिलाया जाए। इतना ही है। उसका वातावरण बनाने में तकलीफ नहीं है, लेकिन वो वातावरण इस वातावरण के साथ नहीं मिक्स हो सकता, उसको अलग किया जाए। उसको नकार नहीं जा रहा है, वो वातावरण है, उसका अभ्यास है, उसका अपना अलग ही वातावरण बना हुआ है ही, मिक्स ना किया जाए। इतने के लिए ही आग्रह है, इसके विरोध नहीं है। लेकिन जो ये वातावरण का निर्माण हो रहा है वो इसके अध्ययन अभ्यास के लिए हो रहा है, इस वातावरण में उसको मिक्स ना किया जाए। शायद इसी कारण से वो विरोध हो रहा हो। आपको जो विरोध जो हुआ कि क्यों नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो वातावरण है इस वातावरण से मैच नहीं करेगा, इसलिए उस वातावरण का निर्माण अलग से ही किया जाए, इसके साथ मिक्स ना किया जाए। मध्यस्थ दर्शन का जब हम अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, ये इसके लिए जो वातावरण का निर्माण की बात है, इसमें उसका कोई रोल नहीं दिखता, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। मेरे को तो यही दिखता है, मेरे को तो ऐसा विश्लेषण दिखता है कि ये जो मध्यस्थ दर्शन के वातावरण है उसमें उस वातावरण की आवश्यकता नहीं। तो यदि वो उसको बनाया जाए, किन्हीं की स्वीकृतियां हैं, उसको अलग ढंग से ही किया जाए। तो देखिए यही कारण है कि उसका विरोध होता है। विरोध का मतलब कुछ तो गड़बड़ियां हैं। जैसे अभी मान लेते हैं मैं जो बोल रहा हूं उसमें से कुछ लोगों को लगने लगे ये तो मध्यस्थ दर्शन के अनुरूप नहीं है, विरोध होगा। कहां से आप बोल रहे हो बताओ? तो मैं जो भी बोल रहा हूं हर समय मैंने इसको रेफरेंस दिखाने का कोशिश किया कि नहीं किया?
आप में से कभी भी किसी को लगा कि मैं अपना कुछ अध्ययन अभ्यास विधि बोल रहा हूं? कभी भी लगा? जो भी चीज बोला इसके रेफरेंस में बोला ना, जो भी चीज बोला हमेशा देखो कर्म दर्शन में ये, अभ्यास दर्शन में ये, मानव व्यवहार दर्शन में ये, जो भी बोला रेफरेंस के साथ बोला। यदि रेफरेंस को छोड़ करके हम कुछ अध्ययन अभ्यास विधि में अपना बोलता रहता, आप में से कोई पूछ देते ये मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन अभ्यास है या आपका अपना कुछ अध्ययन अभ्यास बनाया हुआ है? हो ही सकता है। इसलिए हमेशा मैंने रेफरेंस इसी को रखा। धीरे धीरे मुझे लगता है स्थिरता आ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है, स्थिरता आएगी। धैर्यपूर्वक हम उन्नति करते रहें। हम उन्नति करेंगे तो हम वातावरण को प्रभावित करते ही हैं। हमारी उन्नति होगी, हम वातावरण को प्रभावित करेंगे, वातावरण को सही दिशा दे ही पाएंगे। कुल मिलाकर के है हम सही दिशा में चले, हम सही दिशा में चलेंगे, हम वातावरण को सही दिशा दे ही पाएंगे। ठीक है, समय भी हो गया है। ब्रेक के बाद आप करें कि आप अपना बात रख दो, उसके बाद ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, रख दो। और आपकी बात सर, आपकी बात हो गई थी पूरी जी, संतुष्टिदायक था ये चर्चा जी। बता बेटा, फिर हम इसके प्रश्न के बाद ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी आपको आज तो जाना नहीं है ना, तो आप बताओ, या तो ब्रेक ले लें उसके बाद करें, जैसी आपकी। अच्छा, तो फिर आप प्रश्न रख दो, फिर दोपहर को जब आओगे उसमें चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आप रख दो अपनी बात। जैसे सर ने अभी बोला था कि वो बुक अलग से है, आपने बोला कि वो बुक इसमें मतलब थोड़ा डिफरेंस है। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आप पढ़ा रहे हो वो बहुत डीप में है। ठीक है, हम एक शिविर करके तो उसको हम अपने में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जो बाहर वाले लोग हैं उनको अगर हम ये बताने जाते हैं तो उनको ये लगता है कि ये सही नहीं है, मतलब कि आचरण में नहीं दिखता हमारे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसमें टाइम लगेगा। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं, मैं खुद भी हूँ, कि जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है वो हम नहीं करना चाहते, जो शॉर्टकट में होता है वो हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो देख सकते हैं कि वो उसमें सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है कि उस बुक में से हम अपने आचरण में ला सकते हैं। इसमें ज़्यादा डीप में है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि लोग उसमें ज़्यादा जुड़ते हैं, इसमें कम जुड़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका वातावरण बनाया जाए, उसका अभ्यास कराया जाए, इतना ही है। उसको इसके साथ मिक्स ना किया जाए, कोई तकलीफदायक नहीं है। उसका बनाया जाए सेंटर, उसका अभ्यास कराया जाए, उसका अध्ययन कराया जाए, उसको इससे मिक्स ना किया जाए। और ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, हमको कुछ नहीं करना है। जिनको कहना है उनको वहां भेज देना है। विपश्यना का नया सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, विपश्यना के लिए लोगों को भेज देना है। जिनको लगता है कि भाई आपको विपश्यना करने से फायदा होगा, अब मुझे लगता है कि आपको विपश्यना करने से फायदा होगा, आपको भी लगता है, मैं आपको सलाह दिया, आप चले जाइए। लेकिन यहीं पर हम जब ये कह रहा हूं मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन अभ्यास, यहीं पर हम विपश्यना का अभ्यास नहीं करा सकते ना, ये बात है ना। हाँ, यदि सबकी स्वीकृति हो जाए तो कोई तकलीफदायक नहीं है, सबकी स्वीकृति हो जाए तो कोई तकलीफदायक नहीं है। यदि वो मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास से लोगों को जुड़ता हुआ नहीं दिखता है, कुछ लोगों का रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या किया जाए, उसको अलग अपना किया जाए, क्या तकलीफ। यही लगता है इसको, मेरे को तो यही न्याय लगता है। हो जाएगा बेटा, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। सही को पकड़ना महत्वपूर्ण है, गलतियां अपने आप समीक्षित हो जाती है। हम सही को छोड़ देते हैं, गलतियों को समीक्षित करने का बहुत प्रयत्न करेंगे, वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसलिए सारा ध्यान हमको इस पे लगाना है, ये क्या कह रहे हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान आ जाएगा। बीच बीच में हम उसको लेते आते हैं, वो उदाहरण के तौर पे लाते हैं कि उस समय हमको कैसा अभ्यास करना है, वो उससे परेशान रहने के लिए, उसको वो भी हमारे अभ्यास क्रम में एक आयाम है, तो उस समय हम क्या अभ्यास करें उसकी बात है। तो मूल वहां पर नहीं है मुद्दा हमारा, मूल मुद्दा हमारा समस्या है कि ये हम सहस्तित्व का अनुभव कैसे हो, सहस्तित्व का साक्षात कैसे हो, उसके लिए हमको क्या करना है। मूल समस्या हमारी ये होनी चाहिए, ना कि वो होनी चाहिए। मेरे को तो यही लगता है मूल समस्या यही होनी चाहिए कि हमको सहस्तित्व का साक्षात्कार कैसे हो, ये मध्यस्थ दर्शन का हम कैसे अभ्यास करके उस विकसित चेतना में संक्रमित हो। हमारी समस्या ये, हमारी समस्या वो है ही नहीं।
मेरे लिए वो समस्या है ही नहीं। मेरे लिए तो समस्या ये है कि मैं कैसे मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि से संपन्न हूं। मेरी तृप्ति तो उसी से है, मेरी तृप्ति उससे नहीं है, उसकी समीक्षा से नहीं है, मेरी तृप्ति इस मानवीयता से युक्त होने से। ठीक है, अभी कर लेंगे, फिर चाय के बाद ब्रेक के बाद डिस्कशन कर लेंगे, समय भी हो गया, रोक लेते हैं। ठीक है बेटा, बढ़िया।